कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में। एंड आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन से बताऊंगा, पहले आपको सॉल्व करने को दूंगा और देखूंगा कि आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इनको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे सॉल्व किया जाता है आपके टाइम को बचाने के लिए। ठीक है। एंड सेकेंडली ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कितना टाइम लगाएंगे वहां पे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगाएंगे। अभी मैं आपको इसको कल जो हमने सीखा था ना एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में, उससे एकदम क्विकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो यही टेक्निक्स आप इस 20 दिनों में सीखने वाले हैं। मैंने बोला ना, जो आपने 6 महीने में नहीं सीखा, हो सकता है कि वो आप 20 दिनों में सीखें मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तक के क्वेश्चंस में आपने भी देखा होगा, मैं एमएन टेस्ट यूज कम करता हूं। ठीक है। एमएन टेस्ट के बिना अगर चीजें हो रही हो, पहले ही इनइक्वलिटीज से हो रही हो या कुछ और देख के हो रही हो, तो वो यूज करो। एमएन टेस्ट भी करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये टोपोलॉजी का लिया। ठीक है। इसको करो जरा। मैं इसको कैसे करूंगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, आप अपने तरीके से करो पहले। फिर आप खुद पकड़ते चले जाओगे कि क्यों हम ज्यादा स्कोर नहीं करते। ठीक है। ऐसे ऐसे 20 दिनों में आपको पकड़ में आ जाएगा पूरा। सबका अलग अलग होगा रीजन। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज दूसरा दिवस है हमारे 20 डेज का जो कोर्स है उसका। तो कल हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में सीखा था और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की थी, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आप में से बहुत लोगों ने वो कर लिया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, मे बी ये भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके नेट के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं। और भी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपका गेट है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो नेट में, एक ही बार में 3 क्वेश्चन आए हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से। ये मतलब एक तो पार्ट बी में और 2 पार्ट सी में। ठीक है। और वो मैंने आपको दिखाया ना कैसे आसानी से, अगर आपने पहले थ्योरी जानी हो, थोड़ा प्रॉब्लम अच्छी अच्छी की हो, तो आप कर सकते हैं। ऐसा आपने सीखा। और सोचो कि आपके 12 मार्क्स केवल इतने में ही आ जाएं, सिर्फ 3-4 मिनट में आ जाएं, तो फिर आप कितने अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे ना नेट में। तो ठीक है, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं इससे पहले कुछ क्वेरीज हैं आप लोग की, उसके बारे में मैं आंसर दे देता हूं। देखो, YouTube मेंबरशिप के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्यों ज्वाइन करनी है, कैसे करना है, और मेंबरशिप क्या होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। YouTube मेंबरशिप YouTube से रिलेटेड होती है, वो सिर्फ एक मैथमेटिक्स से मतलब, तो ऐसे मत समझना कि वो कोई कोर्स है। ठीक है। वो कोर्स नहीं है। उससे सिर्फ ये होता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं। जैसे कोई वीडियो आती है, मान लीजिए सॉल्यूशन, एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे TIFR 2024 के सॉल्यूशंस थे, राइट। वो 3 मंथ्स बाद आपने पब्लिकली देखे थे, लेकिन 3 मंथ पहले वो यूट्यूब में अवेलेबल थे। आप उनको 3 महीने पहले देख सकते थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स के सॉल्यूशंस अभी होंगे ना, जो एग्जाम्स आ रहे हैं नए नए, कंप्लीट सॉल्यूशंस, नॉट ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके। तो अब वो अलग अलग लेवल्स पर अवेलेबल रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि 159 वाला जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर लिया तो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट उससे ज्यादा मिलेंगे जो पब्लिक वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है। तो आप बहुत पहले भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। उससे अलावा कुछ फुल लेंथ लेक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, वो देख सकते हैं। और आगे 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 जो भी डिमांड होती है आपके एग्जाम्स की, वो सब अपलोड होता रहता है। तो जब तक भी आपकी प्रिपरेशन चलती हो ना, तो आप उसको ज्वाइन करके रखें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मतलब आगे आगे क्या क्या आएगा, आई डोंट नो नाउ ना। मतलब आपको उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। ये आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके भी पूछते हैं और एक मैथमेटिक्स में मैसेज करके भी पूछते हैं। ठीक है। समझ गए ना आप सभी लोग। ठीक है। और हाँ, तो मैं आप कोर्स की बात करूं, दूसरा ये है कि आज ही लास्ट डेट है एडमिशन की। मतलब समझे, जो क्रैश कोर्स है इसमें ज्वाइन होने की आज और एक दिन, चलो एक दिन और बढ़ा देते हैं, एक दिन और, उसके बाद फिर नहीं। और दूसरा ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि एंग मैथमेटिक्स कैसे ज्वाइन करें, कैसे वो करना है। देखो, एंग मैथमेटिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो ज्वाइन करना तो आप कर ही लोगे। ठीक है। हमें, हमारी भी इच्छा होनी चाहिए कि आप करो। समझे। इसके लिए आप एक कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करो और हमें लगेगा ठीक है, मतलब हम आपको एडमिट कर सकते हैं तो ही एडमिट करेंगे। ठीक है। मतलब जो भी चाहेगा उसको एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ शौक के लिए पढ़ाता हूँ, जो मैंने सीखा है अपने एग्जाम्स के दिनों में वो मेरे, तो इसलिए समझ गए। चलो कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में। एंड आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन से बताऊंगा, पहले आपको सॉल्व करने को दूंगा और देखूंगा कि आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इनको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे सॉल्व किया जाता है आपके टाइम को बचाने के लिए। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप सही तो कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, मैं एक उदाहरण लेता हूं आपका। ये क्वेश्चन है, राइट। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप में से बहुत सारे लोग कर देंगे। पता है क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा इसका आंसर दे दो, देखो
ये देखो यहाँ पे आप इसकी कार्डिनलिटी 16 निकालेंगे और बोलेंगे 16 को जो डिवाइड करता है वो आंसर सही हो गया, बट ये गलत है। सिर्फ ऐसा कहना ये सही नहीं है। यहाँ पर भले ही आपका गलती से सही हो गया हो, लेकिन कहीं पर ये गलती जो है ना बहुत भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरा इसमें क्यों, ठीक है। एंड सेकेंडली ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कितना टाइम लगाएंगे वहां पे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगाएंगे। अभी मैं आपको इसको कल जो हमने सीखा था ना एग्जिस्टेंस इन इंग्लिश के बारे में, उससे एकदम क्विकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यही टेक्निक्स आप इस 20 दिनों में सीखने वाले हैं। मैंने बोला ना जो आपने 6 महीने में नहीं सीखा, हो सकता है कि वो आप 20 दिनों में सीखें, ठीक। चलो ऐसे ही बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग, मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और कुछ थोड़ा थ्योरी भी सिखाऊंगा आज, ठीक है। जो आप कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, यूएफडी कैसे पहचाने, पीआईडी कैसे पहचाने, कुछ मतलब रिजल्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूएफडी और पीआईडी के बारे में, वो आपने नहीं पढ़े होंगे बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि वो होते नहीं हैं आपकी बुक्स में जनरली, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे तो, और 5 दिन तक हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको, जैसे कल मैंने सिखाया ना, वो आपने पहले नहीं सीखा था, कल सीख लिया, अब आप कर लेंगे उस क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से 5 दिन तक। पहले पहले मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। वो सब सिखा के फिर हम क्विकली सॉल्व करना, एक एक एग्जाम लेंगे, ठीक है। जैसे आज 2024 का एग्जाम ले लिया, 2023 का पूरा, उसको कंप्लीटली एंड क्विकली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। समझ गए ना आगे का क्या है हमारा प्लान। और फिर अकॉर्डिंग टू कोर्स जो भी डिमांड होगी वो हम डिसाइड करते रहेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सुना है मैंने, पूछ रहे थे कि क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। ये 20 दिन में ऐसे प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि चीजें ऐसे होंगी ऐसे होंगी ऐसे होंगी करके, नहीं, जो भी डिमांड होगी वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो तो स्टार्ट करें। हाँ मैंने ये क्वेश्चन दिया था बाय द वे, ये वाला क्वेश्चन दिया था आपको, अभी इस पर वापस लौटेंगे, चलो इसको मिटाते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, मान लो, मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो कैसे करेंगे, चलो आप लोग ट्राई करो और हाथ खड़ा करो अगर आपसे हो जाता है तो। मैं 2 मिनट इसके लिए देता हूं, क्योंकि ये 2 मिनट से ज्यादा का है भी नहीं, ठीक है। चलो 1 सेकंड में भी हो जाए तो हाथ खड़ा करना, मैं रिजल्ट के प्रूफ नहीं पूछूंगा, ओके। क्योंकि कई बार बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा करते, कहते सर, फिर आप पूछोगे क्यों, क्यों मैं नहीं पूछूंगा। अगर आपको कोई भी रिजल्ट पता हो या आपने किसी और तरीके से कर लिया तो जस्ट रेज इट। ओके, 4 लोगों ने। चलो टाइम अप। 10 लोगों ने किया, अच्छा है, टाइम अप, और करना भी चाहिए। हो सकता है आपने पहले ये देखा भी हो, मैंने कराया है, बट वैसे ही करना है। देखो आपके सामने क्या आया क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक के क्वेश्चंस में आपने भी देखा होगा, मैं एमएन टेस्ट यूज कम करता हूँ, ठीक है। एमएन टेस्ट के बिना अगर चीजें हो रही हो, पहले ही इनइक्वलिटीज से हो रही हो या कुछ और देख के हो रही हो, तो वो यूज करो। एमएन टेस्ट भी करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एमएन टेस्ट में कुछ कैलकुलेशंस आ जाती हैं कई बार, कि डेरिवेटिव निकालो, फिर कहाँ पे मैक्सिमम है देखो, उस पॉइंट पे वेरीफाई करो। उतना लंबा जाने के बजाय कई बार शॉर्ट में भी किया जा सकता है चीजों को, ठीक है। आपने अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आप मैथ्स को इस तरीके से सीखो कि आप सब सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। ये एक फेमस प्रॉब्लम है, मैं आपको इस एड्रेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो मान लो कि जी 01 से आर में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, हाँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, सच दैट G1 = 0। नोट कर लो इसको। प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्लास में कराया है। Fn(x) = x⁴ टाइप का कोई भी फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, जी कोई भी ऐसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है और ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, देन ये जो एफ एन है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है कहाँ, 0 पर, ठीक है। अब आप कहोगे सर, मान लो कि ये एग्जाम में आया होता, तब थोड़ी हमको पता होता। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने घर में बैठ के इसको देखा है और ये रिजल्ट मुझे बता रहे हो।
अब ये आसान हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये आसान थोड़ी होगा, नहीं। अब मैं आपको बोलता हूँ कहाँ कहाँ पे आई हुई ये चीज। खोल देना, मैं एड्रेस बोल रहा हूँ, गेट 2020 का एग्जाम खोलना, आप वहां पे देखना, ऐसे दो फंक्शन दिए गए हैं इस तरीके से, और पूछा गया है कि कौन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कौन नहीं है, ठीक है, एक जगह। दूसरी जगह मैं बोल रहा हूँ TIFR। अब मुझे एयर भी याद नहीं है, और कौन मतलब TIFR 2018 है मे बी, है वहां अराउंड, ठीक है। पर TIFR में है मुझे पता है, और ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा है। मजे की बात यह है वहां इन जनरल है, ट्रू और फॉल्स करके आई थिंक, बट है TIFR में, ओके। तो दो जगह अगर आप पहले ही पढ़ के गए होगे, और तीसरा तीसरा भी मैं बोल रहा हूँ। आप कहोगे चलो सर मान लो हम इतने सारे एग्जाम नहीं खोलते हैं, फिर आप बुक तो पढ़ते हो ना, SK मापक की बुक में जाकर देखो, यही होगा सिर्फ, ठीक है। अब आप बोलोगे हम SK मापक की बुक नहीं पढ़ते, तो नहीं पढ़ते तो मैं बोलूंगा पढ़ लो, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा कि दूसरी भी बुक में है, समझ गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा वही बुक से होगा, मतलब और सारी बुक में भी रहता है, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है मतलब एक, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं। तो एग्जाम में ये चीजें हेल्पफुल होती है ना, वह एग्जाम में आप कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है कि कौन सा हथियार चलाना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी तो होता नहीं कि रिजल्ट आपको पता है मान लो, लेकिन एग्जाम में आप उसको चला नहीं, मतलब यूज नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या होगा, फिर तो लाभ ही नहीं हुआ ना, ओ मेरे दिमाग में तो ये नहीं आया। तो आपके पास कोई अस्त्र है, उसका प्रयोग करना भी ठीक समय पे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये रिजल्ट है हमारे पास, ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, देखो। क्यों, क्योंकि साथ में फंक्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है इवन, उससे मैटर ही नहीं करता। ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, और 1 पर 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि log 1 आता है और log 1 0 होता है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या आ रही है। क्या आ रही है बताओ, देखो जैसे x को फिक्स कर दो, x टेंड टू 0 पे, 1 पे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगी, अदरवाइज तो 0 आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट बाउंडेड है ना, बाउंडेड है ना किसी भी x के लिए, है या नहीं। तो बाउंडेड इनटू 0, वो रिजल्ट पढ़ाई है आपने। इंटेंडिंग टू, चलो। सो ये 0 आएगी पॉइंट वाइज लिमिट फॉर ईच x, ओके। और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म क्यों होगा, जो रिजल्ट मैंने अभी बताया। चलो अब इसको करते हैं, FN कन्वर्स पॉइंट वाइज ऑन 0 1, सही है। FN कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ 0 1, यहां तक सही है, यहां के बाद गलत हो गया, बट नॉट ऑन 0 1, गलत करो। FN कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 1 बट नॉट ऑन दिस, लेकिन यहां पे नॉट ऑन बोला है तो ये भी गलत हो गया। FN कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, तो सही हो गया, और आपका हो गया एग्जाम में जल्दी से। लेकिन सोचो, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप पढ़ के गए होते हो, आप इसको छोड़ते नहीं, आप सोचते चलो एमएन टेस्ट लगा के देख ही लेता हूँ, और आपका 10 मिनट लगता है, और एमएन टेस्ट फिर करता आपके लिए मतलब प्रॉब्लम, मे बी नहीं भी करता है तो ठीक है। क्या पता यहाँ पे मैं इतना बड़ा फंक्शन रख दूं जो 1 पे वेनिस हो रहा हो, कंटिन्यूअस हो, और फिर प्रॉब्लम आ जाए आपको, फिर कैसे करो। मे बी ना उस समय अगर आपके दिमाग में ये ना आए तो मैं ये बोल, चलो। सो अगला वाला, इसको कौन कौन कर लिए हैं ऑलरेडी, चलो पहले आप लोग ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एंड रेज योर हैंड। कुछ लोगों का पिछले से ही हाथ खड़ा है, वो नीचे भी कर लो हाथ को, थक गया होगा ना, ऐसे हाथ रखा है यार तुमने, बताओ। प्रीतम तुम नहीं करोगे हाथ नीचे, ये वाला कर लिया इसलिए कर रहे हो। नहीं सर, मुझे पता नहीं कैसे हाथ नीचे करते हैं, ये सेटिंग्स पता नहीं मुझे प्रॉपर वे में, ओहो, ठीक है इसलिए भाई। तभी से खड़ा हूँ। ओह अच्छा, अब पता है नीचे ही नहीं हो रहा है, अगर ये सच में होता तो फिर कैसे होता, अभी तो ठीक है, अभी तो ऑनलाइन ही है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता স্যার, हूँ। हाँ, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। दोबारा ज्वाइन करो, स्क्रीन दिखते आप एक पा बार रही स्क्रीन पे टच करिए ना। है, टच कर लो, अपनी स्क्रीन पे कर दिया, इससे क्या होगा। नहीं, जिस पे आप हाँ, लिख रहे हैं। लो, हाँ, हो गया, अल्फा, हाँ। अल्फा लिखा, ऐसे होता है कई बार। यस सर। अरे मैं टच करूँ फिर दिखने लग जाती है, अच्छा, चलो ठीक है, आज से मैं ट्राई करूंगा। ओके, करो करो करो।
और हाथ खड़ा करो, हो गया तो 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। और मैंने वही क्वेश्चन लेने हैं इस क्रैश कोर्स में पहले पहले जो आपको डिफिकल्ट लगे हैं, ठीक है। मैं इजी वाले नहीं उठाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ। या कुछ ऐसे उठाऊंगा जिन पे तुमने टाइम ज्यादा लगाया है और मतलब वो कम टाइम में भी हो सकते थे, वो लूंगा, ठीक है। इसीलिए तो तुम मेरे पास आए हो ना, तो तुम्हें क्वेश्चन सही कराऊं, अच्छा सिखाऊं। चलो, नहीं हुआ? ओके, चलो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और मुझे विश्वास है आप में से 40 के 40 बच्चे इसको 1 सेकंड में कर देंगे। इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं? बोलो, एक बोलो, कितने सॉल्यूशंस हैं इसके पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या सबको याद है ना ये वाला रिजल्ट, वाई की पावर अल्फा होता है? तभी तो नहीं आ रहा है सबको याद है करके, अब ये नहीं आने वाला। बहुत आगे है, सालों साल आगे, कितनी बार आ गए ये नेट में। अभी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो चलो, अलग अलग टाइप में आते रहता है। इसमें क्या है ना, देखो इसमें प्रॉब्लम जानते हो आप क्या होती है, क्यों होते हैं इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन? पल्लवी, रीजन क्या होता है? सोचो। क्योंकि लिपचिट को सेटिस्फाई नहीं करता ना, अराउंड किसी भी इंटरवल जीरो के अराउंड। अगर कोई जीरो के अराउंड एक इंटरवल मिल जाता है, फिर क्या होता है? वाई जीरो के अराउंड एक इंटरवल मिल जाए हमें, मान लो कोई भी वाई जीरो के अराउंड। आप बताओ, ये वाला जो फंक्शन है आपका, इसको देखो सिर्फ एफ वाई करके, ठीक है। ये फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई कंटिन्यूअस तो है, सबको पता चल रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हम लगाना चाहते हैं, अगर लोकली लिपचिट हो जाए तो यूनिक भी होगा। ओके, तो चेक करते हैं अब लोग प्रॉब्लम कहां पे करेगा, ये मुझे बता सकता है कोई? y इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। नहीं, y इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास y जीरो के अराउंड होना चाहिए इंटरवल। किसके अराउंड इंटरवल लोगे, जीरो के अराउंड लोगे या y जीरो के अराउंड? बताओ बताओ भाई। तो y जीरो के अराउंड किसी इंटरवल में ये जो डेरिवेटिव है ना, ये सॉरी y प्लस एप्सिलॉन है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा आप हमेशा चूज कर सकते हैं? बताओ, एक ऐसा डेल ले सकते हैं कि ये वेनिस ना हो, y प्लस एप्सिलॉन डज नॉट वेनिस ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। सिर्फ तुम इसे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखो, अगर तुमसे कोई ये पूछ रहा है तुम घबरा क्यों जाते हो, उसको भूल जाओ। एक्स प्लस एप्सिलॉन मान लो किसी स्पेसिफिक पॉइंट दिया है आपको, उसके अराउंड किसी इंटरवल में जीरो ना हो, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यस और नो? सर ये डेल्टा को लेस देन मॉड एप्सिलॉन ले लेंगे तो हो जाएगा, फॉर दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा। ओके, तुम जो भी लोगे सिर्फ ये बताओ कि हो सकता है या नहीं, इट्स पॉसिबल और नॉट, जस्ट लेट मी नो। पॉसिबल सर, पॉसिबल। ओके, अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये लिपचिट हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? देन द सॉल्यूशन शुड बी यूनिक। यूनिक। ओके, तो फिर यूनिक आप बताओ सॉल्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब तुम नीचे देखो और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मुझे बताओ, और कौन सा फॉल्स है। तुम लोगों ने देना है एग्जाम ना, तो सिलेक्ट करो आप, थ्योरी तो मैंने बताई आपको। हाथ खड़ा करो सिर्फ, मैं पूछूंगा फिर। रेज योर हैंड इफ यू, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। सर हैंड रेस का ऑप्शन कहाँ आता है? अच्छा, हैंड रेज नहीं हो रहा तो देखो भाई, एक दूसरा तरीका मैं बता सकता हूँ आप लोग को, बताऊं? ये सुन लो, तुम लोग मेरी तरह वीडियो ऑन करो और ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा एक ही बार में। और क्या ही मैं बता सकता हूँ, हैंड रेज का ऑप्शन आगे से ना, मतलब बताओ बच्चों, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं कभी हैंड रेज करता ही नहीं हूँ तो मैं सिर्फ हैंड रेज करवाता हूँ। सर मिल गया सर, मिल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
मैं बस हैंड लोअर करने हो तो यहाँ से कभी कभी कर देता हूँ लोअर द हैंड, अदरवाइज। अच्छा प्रीतम, तुम्हारा हाथ ही नीचे नहीं हो रहा ना, अब हो गया देखो। ठीक है, मैं तो ठीक है। बताओ कौन सा है वैभव, बताओ फिर कौन सा सही है। सर दोनों गलत लग रहे हैं। लग रहे हैं, अभी भी श्योर नहीं हो मतलब? सर दूसरा तुम है बताओ, मतलब। वैभव, वैभव अग्रवाल तुम बोलो। सर दोनों गलत है। ओके चलो ठीक है, वैसे मुझे ये कहना चाहिए था कि ओके लेट मी लीव द सिलेक्शन ऑन यू। अच्छा इसको करो फिर आप। इसको आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, ठीक है? फैक्ट लिखना। मैं ऐसे बोला ना, क्वेश्चन क्वेश्चन आते रहेंगे ना, आपको मैं फैक्ट फैक्ट बताते चलूंगा, ठीक है? सो सी, ये देखो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ गई, सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ही अधिक यूज होगा कहीं भी लीनियर क्वेश्चन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइंड इफ वंस द इमेज ऑफ सम बेसिस इज नोन। समझे? मतलब आपको पता चल गया कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी बेसिस पे कैसे एक्ट कर रहा है, तो आपको पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय मिल जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की आप इमेज लिख सकते हैं और वो बड़ा आसान है, आप भी जानते हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट अल्फा को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा के वो कर देंगे, उसकी इमेज फाइंड कर देंगे। और दूसरा ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि भाई अगर कोई भी लीनियर बेसिस हो आपके पास, कोई भी बेसिस, ठीक है, उसमें कोई भी आप फंक्शन डिफाइन करो उस बेसिस से। आई मीन टू से कि आपके पास ये एक वेक्टर स्पेस है और यहां पे दूसरा वेक्टर स्पेस है, इसका बेसिस ले लो कोई बी, ठीक है? बी बेसिस लिया, आई बिलोंग्स टू आई, ये आई अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी, ठीक है? तो अगर आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया इस तरीके से, मान लो कि इस बेसिस एलिमेंट से यहां डब्ल्यू आई पे भेज दिया, ये डब्ल्यू आई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो देयर इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बोलो हाउ मेनी, one linear transformation satisfies this. Unique linear transformation which extend this function from basis to the whole vector space. Okay, so these facts you should know. मतलब ये तो हर जगह यूज होगा, ठीक है? मैं बस रिकॉल करा रहा हूं, आपको पता भी होगा ये। एनी function from the basis of this vector space can uniquely be extended to whole of V. यूनिकली एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है? चलो अब आते हैं इस पर। और दूसरा फैक्टर ये है, क्या एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। हर किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है? इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी। वो क्या होता है वो तो पता चलेगा अभी, मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा किस केस में क्या है। तो कंसीडर आर एंड क्यू एक्स एज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बोला है। देखो इसको कैसे क्विकली करूंगा, अगर मैं बैठा हूं एग्जाम में ना, मैं आपको दिखाता हूं, मैं करके दिखा देता हूं आपको। देयर एग्जिस्ट अ क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू क्यू एक्स, इसने बोला है क्यू लीनियर होना चाहिए ना, तो इंजेक्टिव। क्योंकि मुझे पता है अब ये दोनों एज अ क्यू वेक्टर स्पेस मुझे क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। ये भी क्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्यू आर क्यू लिख देता हूं और दूसरे वाले को क्यू एक्स को क्या लिख देता हूं, क्यू एक्स। अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्यू एक्स को क्यू एक्स ही लिखता हूं, ठीक है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव होने के लिए क्या होगी, सिर्फ बेसिस देखना है, इसका बेसिस उठाओ आप। मुझे ये देखना है कि इस बेसिस से यहां कोई इंजेक्टिव फंक्शन होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर बेसिस से आपने इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया है, तो क्या जो एक्सटेंशन होगा वो भी पूछ रहा हूं पहले मैं। मान लो कि आपने बेसिस से, जैसे यहां पे हम ऊपर बात कर रहे थे ना, आपने बेसिस कोई भी बेसिस लो, उससे कोई भी फंक्शन ले लो आप, इस तरीके का वो यूनिकली एक्सटेंड होता है। मान लो वो फंक्शन वन वन है, तो क्या वो यूनिकली एक्सटेंडेड हो, मतलब वन वन फंक्शन पे ही एक्सटेंड होगा, या वो नहीं भी हो सकता वन वन? आई मीन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो वन वन होगा या नहीं होगा? सर 1 1 होगा। 1 1 रीजन, होगा। रीजन। सर बेसिस टू बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सर क्योंकि एवरी मैप है। एलिमेंट इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, तो फिर जब इमेज लगाएंगे तो सो राइट, मतलब यू, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है सर, तो इमेज लगाएंगे तो मतलब अलग आएगा, इमेजेस अलग आएगी। ओके, मतलब जीरो के लिए ही जीरो आएगा, ये कहना चाहते हो तुम लोग?
तुम सोचो कि Yes, टी sir. अल्फा अगर 0 होगा तो फिर क्या होना चाहिए? या दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। करके देखो एक बार अपनी कॉपी में। देखो देखो और बताओ एग्जैक्ट रीजन आ जाएगा तो कि हाँ ठीक है। मतलब मान लो कि आपने बेसिस से कोई वन वन फंक्शन डिफाइन किया और फिर उसको एक्सटेंड किया, जो एक्सटेंशन आएगा वो यूनिक आए, वो वन वन होगा या नहीं होगा? कॉपी में करके देखो। यस राइट, यस और नो? चलो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बताना चाहता है? यस सर। सर इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर दो इमेजेस को इक्वल कर लेंगे तो एक्चुअली जो सेकंड सेट जो मतलब इमेज वाला वेक्टर स्पेस है उसके जो बेसिस है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। ऐसे देखते हैं, मान लो कि कोई एलिमेंट की इमेज 0 है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट की इमेज 0 है। ठीक, ये आसान है मतलब देखना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट। अब ये टी बीटा 1 टी बीटा 2 डॉट 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 टी बीटा n, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ना तो ये अल्फा ही 0 होंगे, बट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर नहीं होंगे राइट। तो आप बताओ क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? आपका अगर बेसिस से वन वन फंक्शन है, आप लोग बताओ होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट? जरूरी है या नहीं है? जस्ट लेट मी नो। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे हाँ, क्योंकि आप डब्ल्यू आई में जो चूज कर रहे हो ना वो बेसिस एलिमेंट चूज नहीं कर रहे हो, कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट ले रहे हो, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो अगर बेसिस से जो वन वन फंक्शन है वो एक्सटेंड होगा तो जरूरी नहीं है कि वन वन फंक्शन आएगा। हाँ ऐसा है कि वो जो डब्ल्यू आई आपने लिए हैं अगर वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे आपस में तब होगा पक्का। क्यों? क्योंकि फिर ये भी क्या हो जाएंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सारे अल्फा आई 0 हो जाएंगे और जो एलिमेंट था वो 0 हो जाएगा। लिख लो इन चीजों को। अगर आपने जो मैप है ना बेसिस टू बेसिस किया है फिर वो वन वन में ही एक्सटेंड होता है। ऑन टू है तो ऑन टू में ही सर एक्सटेंड होता है। हाँ सर बोलो बोलो। जैसे अगर एक वेक्टर स्पेस पर हम वन वन मैप डिफाइन करते हैं तो जैसे जो बेसिस है वो दूसरे के बेसिस पर ही तो जाता है फिर। नहीं जाता है ऐसा। सर मतलब नेसेसरी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी यहां से डब्ल्यू आई ले लो ना, ये वो फंक्शन एक्सटेंड होता है। बेसिस पे क्यों जाता है? रेंज को स्पान करती है बस इमेज, इतना होता है, बेसिस पे नहीं जाता है कुछ। तुम सारे लोग को ये फैक्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बात कर लूं 5-10 मिनट, नोट कर लो इन सब चीजों को। यही चीजें क्विकली एकदम बताती हैं। ये क्वेश्चन बहुत क्विक हो जाएगा अगर आपको ये सब चीजें पहले से पता हो, नहीं हो तो नहीं होगा क्विक, आप गलतियां कर देंगे एक्चुअली। और वही चीज है जो आपका एग्जाम में टाइम ले रही है, ये मैं आपको बता दूं। आप लोग 90 स्कोर कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 140-150 स्कोर कर रहे हैं, और समय तो दोनों के बराबर था ना। मैं कोई बहुत बुद्धिमान आदमी थोड़ी हूँ, मेरा 150 स्कोर है। ठीक है, मैं दो बार फेल हुआ हूँ नेट में, एमएससी में, जब मैं एमएससी में पढ़ता था। बस कारण उसका यही था कि मेरे सीखने का तरीका गलत था बिल्कुल। ओके, एमएससी के बाद नहीं हुआ क्योंकि मुझे अकल थी, एमएससी में ही मैं प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो सी अब ये एग्जाम आ जाता है, देखो मान लो कि ये एग्जाम आपके पास आ जाता है। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ठीक, सो वापस लौटता हूं मैं। तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ होगा, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना, यही गलतियां हो जाती हैं। क्यू एक्स में कोई हमने इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका बेसिस ले लो, वो क्या आएगा? काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? बोलो इसका बेसिस ओवर क्यू। सर अनकाउंटेबल। राइट, अनकाउंटेबल होगा, ये पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल से हमें, अगर मान लो कोई इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यहां से कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी बीटा ये अब बेसिस की इमेज, इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या देता है? ये वो है
इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होता है तो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे मैप करता है, राइट? सबको पता है। तो ये टी बीटा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबली मैनी लीनियर, अनकाउंटेबली मैनी मतलब एक अनकाउंटेबल सेट होगा क्यूएक्स में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बेसिस तो काउंटेबल है और बेसिस मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, तो ऐसे ही ये गलत हो गया। ठीक है, आप एग्जाम में बैठे होगे तो ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ ये पता होगा कि यार आर का बेसिस तो अनकाउंटेबल है और उसका बेसिस क्या है, काउंटेबल है, तो नहीं जा सकता 1 1 में, तो गलत है यहीं पे। दूसरा पूछा पूछा, अब इसको तुम बता दो, इसको तुम खुद ही बोलोगे बिल्कुल सर ये यस है। क्यों? ऑब्वियसली अगर क्यू एक्स का तुम बेसिस लोगे, तुम जानते हो ये होता है 1 एक्स एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, उसके बेसिस से कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उठा लो आर के, ठीक है, एक काउंटेबल सेट उठा लो आई मीन टू से, उसका भले ही बेसिस अनकाउंटेबल है बट आप उससे एक काउंटेबल सेट तो पिक कर सकते हो ना, नहीं कर सकते यार। तो इसको इसमें मैप करो, इसको इसमें मैप करो, इसको इसमें मैप करो एंड लीनियरली एक्सटेंड करो इसको। अभी मैंने बताया ना 1 1 ही होगा एक्सटेंशन भी, क्यों? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक, तो ये भी सही हो गया। एंड देयर द क्यू वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक, ये तो गलत हो गया ना पहले वाले से, क्योंकि अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो दोनों के बीच में एक इंजेक्शन तो होगी ना, जो इन्वर्टिबल भी होगी, और पहला वाला अभी हमने रॉन्ग किया है, तो ये क्यों सही होगा? देयर डू नॉट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा गलत है एक्चुअली, मतलब बहुत ज्यादा गलत इन द सेंस कि मतलब ये तो बहुत ही आसान है ना, आप कोई भी बेसिस उठाओ, एक बेसिस वेक्टर को किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे भेज दो एंड यू आर डन, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब 1 1 ऑन टू की परवाह छोड़ो, अब अगर एग्जाम में सोचो, आप इसको कितनी जल्दी करना चाहिए आपको, सोचो सोचो, 1 मिनट 2 मिनट, राइट? 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, और पार्ट सी में मैं आपको हमेशा 20 क्वेश्चन से ज्यादा दिखाऊंगा जो 2 से ज्यादा मिनट नहीं लेंगे। तो फिर आप बोलेंगे इस तरीके से तो 40 से 50 मिनट लगने चाहिए पार्ट सी को सॉल्व करने में। हाँ लगते हैं, लेकिन कुछ 20 मिनट आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पढ़ने के भी ले लो, क्योंकि वहां सब क्वेश्चन में डिसाइड करना होता है, तो 60 से 70 मिनट लगते हैं इन जनरल। ये मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा अनुभव किया है, एक से ज्यादा बार की बात है। एंड दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड हैं जिनकी रैंक भी 4 5 6 है, तो पार्ट सी में सबसे कम समय उन्होंने लिया। मैं कभी आपको मौका मिला तो उनसे बात भी कराऊंगा। इवन जब मेरी रैंक 4 थी, एक बच्चे की रैंक 5 थी, वो मेरे साथ ही है अभी। ठीक है, अभी नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ कॉलेज, समझे? तो ऐसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, अगर आपको ये क्विक तरीके से ये चीजें पता होंगी ना, तो आप पार्ट सी सबसे ज्यादा जल्दी करेंगे। और सेक्शन में ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि आपने प्योर का कर लिया, थोड़ा अप्लाइड में आपको टाइम लग गया, वहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं या कुछ मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करनी आए हैं, और वहां तो 28 क्वेश्चन है ना, उनमें से ही 25 करने हैं, पार्ट सी में 42 में से 20 ही करने हैं, इजी इजी वाले करेंगे हम, समझे? तो इसलिए कम समय लगता है। अब आपको पता नहीं क्यों ज्यादा लग जाता है बहुत सारे लोगों को, वो जानो, कहीं ना कहीं ये आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोपोलॉजी का लिया, ठीक है, इसको करो जरा। मैं इसको कैसे करूंगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, आप अपने तरीके से करो पहले, फिर आप खुद पकड़ते चले जाओगे कि क्यों हम ज्यादा स्कोर नहीं करते। ठीक है, ऐसे ऐसे 20 दिनों में आपको पकड़ में आ जाएगा पूरा, सबका अलग अलग होगा रीजन। चल, ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन दिख गया। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे रीजन तो ये है, हमें टोपोलॉजी आती नहीं है, तो इसका उत्तर है कि टोपोलॉजी सीखो पहले। ठीक है, जिनको आती है उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, ओके, 1 मिनट के बाद पूछूंगा फिर आप, ओके?
तो हो गया, कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा कर लो। ओके, अरे बहुत सारे लोगों ने किया, शाबाश। चल, सो क्या बात हो रही थी हमारी कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखो, लेट टाउ बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन द सेट आर कंटेनिंग। अब स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इस बेसिस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी। ये बेसिस है, हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जानते हैं ना ये एक बेसिस है। तो इससे जनरेट होने वाली स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी क्या होगी? लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी के प्रॉपर्टी पूछे, अब हम क्विकली करेंगे इसको। बी इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी टाउ, ऐसे करेक्ट करेंगे। अब ये बेसिस मैं वेरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। आर इज कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टाउ, इसको मैं कैसे करूंगा? इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तुमने कैसे किया बताओ, कोई बताना चाहता है? आर इज कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टाउ। सुब्रदीप, तुम्हें की बोलते चाहो? The lower limit topology is finer than Euclidean topology. राइट, एक्चुअली ऐसे ही करना है। आप सोचो कि आर जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी होती है वो किस में कंटेन होती है? मतलब टाउ ई इज कंटेन्ड इन टाउ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, राइट। तो अब सोचो कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी तो कॉम्पैक्ट नहीं है, आपको पता है ना, क्योंकि आर अनबाउंडेड है। तो वही वाला ओपन कवर काम करेगा यहाँ भी, सेम ओपन कवर। मन में ही सोचो, तो इसको काटो, ठीक है। यहां से एक बात सीखने को मिली, अगर कोई आपका सेट है एक्स, वो किसी टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट नहीं है, तो उससे अगर कोई टोपोलॉजी फाइनर हो तो उसमें भी वो कॉम्पैक्ट नहीं होने वाला, समझे? क्योंकि जो कवर आपने यहां लिया था वही वाला कवर लो आप, सेम, उसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा होगा, फिर भी नहीं मिलने वाला फाइनाइट सब कवर। टोपोलॉजी बढ़ जाने से कोई कवर में थोड़ी अंतर पड़े, ऐसे आप सोचना है। द टाउ इज द सेम एज यूक्लिडियन टोपोलॉजी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये सब ओपन है, लेकिन यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ये ओपन नहीं होता जो मैंने 1 2 लिखा है, तो इसको कट करो। टोपोलॉजी टाउ इज हॉल्डॉर्फ, यस ना? क्यों? सेम रीजन, जो ओपन सेट सर से सेम हमें, ओपन सेट्स। सर हाँ जो ओपन जो, सेट्स उसके यूक्लिडियन के वो इसमें भी ओपन होते हैं, तो सेपरेट तो कर ही सकते हैं हम बॉल से, जैसे R2 में बॉल से सेपरेट करते हैं तो। हाँ राइट। सो अगर आप क्या करोगे, आर में ओपन इंटरवल ले सकते हो किन्हीं भी 2 पॉइंट के अराउंड, वही वाले ओपन इंटरवल इसमें भी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखा कि कोई भी सेट हो उस पर कोई टोपोलॉजी हो, अगर फाइनाइट टोपोलॉजी भी हॉल्सडॉर्फ होती है, ये वाली हॉल्सडॉर्फ हो तो समझे, यही वाले ओपन ले लेना क्योंकि वो यहाँ भी ओपन होंगे। बस ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या इसमें कितना समय लगेगा आपको, आप सोचो। अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप ये मत सोचना कि ये सर यही क्वेश्चन है उस एग्जाम में, इसके अलावा तो नहीं। मैं हर एग्जाम, अभी एग्जाम वाइज करवाऊंगा मैं आपको, एक एक एग्जाम उठा कर लूंगा और फिर वहां पे करवाऊंगा, तो फिर आप देखना कि वहां पे मैं आपको 20 क्वेश्चन इजी इजी दिखाऊंगा जो जल्दी से किए जाते हैं। तो वो इजी क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से पिक करने होंगे भाई एग्जाम में, ठीक है। आप ध्यान रखना मुझे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ये सबसे बड़ा वो है, मतलब मेन की पॉइंट ये है एग्जाम में आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। भले ही आपको सब कुछ आता हो, एग्जाम आप पूरा घर में बैठ के सॉल्व कर दें, लेकिन वहां पे बैठ के वही करना जो आपको करना चाहिए, जो आपका टाइम सेव करे, ठीक। इसलिए ज्यादा सीखना बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन आप लोग कई बार क्या करते हो, रियल लीनियर से ही खुश हो जाते हो, बस यही बहुत ज्यादा आती है रियल लीनियर, तो अलजेब्रा छोड़ देते हैं, राइट। तो फिर वहां पे कैसी खुशी होती है तुम्हें पता ही है बाद में, फिर वो खुशी किस में बदलती है। अब मान लो कि ऐसे थोड़ी है कि रियल हमेशा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना रियल में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, नहीं हुए आपसे क्या करोगे फिर, क्योंकि और चीज तो सब तुमने छोड़ा है। हम्म, ये बहुत जरूरी है।
हाँ, इस क्वेश्चन को देख लो। मैंने बोला ना, अगर मान लो मैं आप में से ऐसा कितने लोगों ने किया है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है कि अभी तो आपको पता ही नहीं होगा, आप तो सोचेंगे ये सही है। आपने ये सोचा कि F2T टी स्क्वायर, इसकी कार्डिनलिटी समहाउ आपको पता लग गई कि 16 है, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि 1 8 16 डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये सही है, क्योंकि आइडियल की जो कार्डिनलिटी होती है वो डिवाइड करेगी, इसलिए ये सही है, ये गलत है। ऐसा जिसने किया है वो हाथ खड़ा करो, बताओ मुझे। ऐसा तो किया है कि नहीं किया है? रेज योर हैंड इफ यू हैव डन लाइक दैट। या आपने किया ही नहीं है अभी तक के क्वेश्चन, तो तुम नेट की तैयारी क्यों कर रहे हो जी? ये क्वेश्चन भी नहीं देखा आप लोगों ने? रेज योर हैंड, बहुत सारे बच्चों ने उठाया है, और मुझे पता है, मुझे आप लोग भेजते रहते हो ग्रुप में, डिस्कशंस देखता हूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट की यही सब वो करते हैं। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ देखो, चलो ठीक, इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा, जिन्होंने ये किया ही नहीं है वो हाथ खड़ा करो। सर एक किसके रिगार्डिंग अच्छा, क्वेश्चन पूछना एक था? मिनट, आपको जब जैसे आप कुछ पूछना चाहोगे तो पहले आप हाथ खड़ा करना, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। आप पर तुम ओके अपनी पिछली ओके वाली सर। बात पूरी करिए। बोलो बोलो, जो पिछली बात बोल रहे थे वो पूछ लो। सर मैं पूछ रहा था कि आइडियल जैसे फाइनाइट हमारे पास कभी रिंग होती है जैसे ये है, तो इसमें आइडियल अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो मतलब सर इसमें ग्रुप वाला हिसाब तो नहीं होता ना कि मतलब नहीं होता मेरे ख्याल से, तो कि वो ऑर्डर डिवाइड करेगा, आइडियल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द रिंग। वैसे आइडियल का ऑर्डर डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के रिंग के ऑर्डर को, क्योंकि आइडियल ग्रुप भी होती है। सर रिंग मल्टीप्लिकेशन के अंडर। सब रिंग होती है और सब रिंग सब ग्रुप भी होता है। बट ये क्वेश्चन तुम बाद में पूछना मुझे, अगर इस टाइप के, मतलब क्योंकि फिर ये हम मूल विषय से भटक जाएंगे। क्यों? देखो, क्योंकि सब रिंग सब ग्रुप होती है, नहीं होती है? आइडियल सब रिंग होती है, यस या नो? पहले ये होती है बताओ सर, मुझे। होती है। सब रिंग सब होती है। ग्रुप, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर डिवाइड करता ही है। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसमें एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका एग्जाम में सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, लेकिन कब गलत होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। देखो, मैं A6 से ले लेता हूँ, ठीक है, A6 का ऑर्डर है 12। मैं, ये दो चीजों में डिफरेंट होता है बच्चों, पॉसिबिलिटीज। और आप लोगों का जो आंसर था वो पॉसिबिलिटीज थी, ना कि पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबल वैल्यूज, इस, आपको लग रहा होगा ये तो सेम है सर, आप क्यों बोल, नहीं ये डिफरेंट है। मैं आपको बस समझाता हूँ कैसे। A6 का ऑर्डर 12 होता है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसके किसी सब ग्रुप के ऑर्डर क्या हो सकते हैं? आप लोग अपना आंसर बोलो जल्दी, कोई एक बोलना चाहता है तो बोलो। कौन बोलना चाहता है इसका आंसर? हाथ खड़ा करो पहले। मैं समझा दूं आपको ना, क्योंकि एनबीएचएम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, और गलती कब हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन बोलना चाहेगा? हाँ तो ठीक है, एमडी सोएब बोलो, क्या एच की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज। सर A4 आपने A6 लिया, A4 होगा ना? A6 नहीं ले सकता A4 के लिए? ओह सॉरी, हाँ मैं A4 लेना चाहता हूँ, राइट, मैं A4 लेना चाहता हूँ। बट वो A6 में भी काम करना पड़ेगा, करेगा, लेकिन मुझे ऑर्डर फिर बदलना होगा, राइट। मान लो कि मेरे पास A4 है, इसका ऑर्डर 12 है, तो आप लोग मुझे इसके किसी सब ग्रुप का वो बताओ, पॉसिबिलिटी। मैं खुद नाम लूं या कोई बताएगा? सर 1 2 3 4 अब 6 12। राइट, इनका आंसर गलत नहीं है, ओके। लेकिन आप में से बहुत सोच रहे हैं आंसर गलत है क्योंकि 6 होता नहीं है। मैंने पॉसिबिलिटीज पूछी थी, आंसर तो गलत नहीं है, राइट। मैंने व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, मैंने बोला पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं, तो आंसर गलत नहीं है। अगर कोई ये बोले कि पॉसिबिलिटीज, मैं तब भी आंसर सही मानूंगा। देखो, सबसे पहले ये वाली पॉसिबिलिटी कि ऑर्डर ग्रेटर देन 12 नहीं हो सकता, वो टर्मिनेट हुई इस बात से
सबसे पहले कि ऑर्डर ग्रेटर देन 12 नहीं हो सकता, वो इस बात से टर्मिनेट हो गई क्योंकि ये सेट है और सेट का कोई भी सबसेट होगा तो उसका ऑर्डर तो 12 से बड़ा नहीं हो सकता। ये टर्मिनेट हो गई सारी पॉसिबिलिटीज। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी टर्मिनेट फिर से हो जाती है, 6 से नहीं हो सकता, वो आप अपनी मैथमेटिक्स लगाते हो जो भी है, राइट। एंड इस ऑर्डर के होते हैं, आपको पता है, समझे ना। और उनका एग्जाम्पल भी आपके पास होता है। तो पॉसिबिलिटी टर्मिनेट हो सकती है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, ना कि पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज तो पूरा कोई पॉसिबिलिटी कभी अकर ही नहीं होगी, राइट। पॉसिबिलिटी मींस इट कैन अकर और इट कैन नॉट अकर। तो कहीं ना कहीं से टर्मिनेट हो रही है कि ये पॉसिबिलिटी कभी अकर नहीं होगी, सो इट इज टर्मिनेटेड। सो नेचुरल 12 से बड़ी नहीं हो सकता ऑर्डर, वो टर्मिनेट हुई इससे क्योंकि सबसेट जो होगा उसका ऑर्डर जो सेट का ऑर्डर है उससे छोटा या बराबर होगा, राइट। इसीलिए तुमने यहां तक बोला, वो तुमने नेचुरली टर्मिनेट कर दिया उसको दिमाग में ही। कोई अगर ये भी बोलता मुझसे 1 2 3 4 5 6, अब फिर 5 क्यों नहीं बोला? वो लैग्रांज थ्योरम से टर्मिनेट किया आपने अपने मन में, किया या नहीं किया? इसीलिए तो बोला ना। तो यहाँ 6 नहीं है, जैसे यहाँ 6 हट गया ऐसे ही कहीं 8 भी हट सकता है। यहां पे भले ही नहीं हुआ, बस एग्जाम में ऐसा हो सकता है ना, नहीं हो सकता। कई बार गलतियां हो जाती हैं, समझे। इतना आंसर इनकम्प्लीट है आई मीन टू से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें पूछा होता है व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यूज फॉर द कार्डिनैलिटी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि वो सही हो जा रहा हो, लेकिन कहीं से उसके लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सही होंगे। इसके लिए आपको एक एक आइडियल दिखनी चाहिए इस ऑर्डर की, बात ये है। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको, ऐसा ना हो कि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जैसे A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, ऐसे ही किस कोई ऑर्डर की आइडियल ना एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर आप केवल डिवीजन से देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका गलत हो, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन आसान है, समझे। हाँ बोलो। यस सर। सर पी ग्रुप होगा यार 16 टू पार, हाँ तो सब ग्रुप होंगे ना। हाँ तो सब आइडियल कैसे पता चलेगा? सब ग्रुप होंगे, हाँ आइडियल देखना होगा, सब ग्रुप। ठीक सब है, ग्रुप वो होंगे। बताना चाहते थे। हाँ सब ग्रुप होंगे बट आइडियल होंगे जरूरी नहीं। तुम लोग मेरे समझाने का मतलब समझ गए या नहीं समझ गए? क्योंकि देखो क्या करना है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या नहीं करना है वो भी बहुत जरूरी होता है बच्चों। ये कई बार आपके दिमाग में कोई चीज फिट हो जाती है, वो फिर बाद में गलती कराती है, कहीं पे जिसने सही करा दिया वही गलत करा देता है कहीं पे, फिर आपको पछतावा होगा। समझ गए ये बात? अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं? तुम तो इसको कैसे सॉल्व किया तुम देखो, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं अपना तरीका बता देता हूं पहले आपको। ये मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, आइडियल जनरेटेड बाई टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी। मैं बोलता भी जा रहा हूं, ओके। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इसके पास और इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर के पास। इसलिए ये दोनों को मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ऐसे लिख सकता हूं। वो मुझे पता है अगले वाले के रूट 0 है और उसके रूट 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये राउंड ब्रैकेट नहीं है मैं, क्योंकि यहां से आइडियल भी दिख जाएंगे, एक्चुअली बात है ये रहा। अब इसका सारा गणित मुझे पता है, इसके पास 2 ऑर्डर की एक आइडियल है मुझे वो भी पता है। वो कैसे पता है बताऊं आपको? क्योंकि ये है पीआईडी, ठीक है, पीआईडी है। तो ये सॉरी उसकी देखो ये वाला है, इसकी जो सब आइडियल्स क्या होंगी वो बताओ। ये पीआईडी तो है ही बट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसकी जो आई मीन इस पूरी रिंग की जो आइडियल्स होंगी वो इस फॉर्म की होंगी। मैं एक के लिए बता रहा हूँ, दूसरे के लिए आप समझ जाना, ठीक है। जो टी स्क्वायर को कंटेन करती है। हाँ अब ऊपर वाला है पीआईडी, ठीक है, ये वाला पीआईडी है, तो कोई भी आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। तो जो अब मान लो कि कोई आइडियल ए से जनरेट हो रही है, उसको कंटेन करने वाली आइडियल क्या होती है, किससे जनरेट होती है? अगर सिंगल हो तो किससे जनरेट होती है कोई बताएगा? उसके एक फैक्टर से, राइट, है ना, सबको पता है क्योंकि ए भी इसके अंदर होगा, बी फैक्टर होगा ए का, है ना। तो इसके फैक्टर क्या क्या है टी स्क्वायर के? 1 टी टी स्क्वायर, तो एक आइडियल ये है,
ठीक है, मतलब इसके पास एक आइडियल ये है और इसका ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर तो कितना है 4 है जी, इसके पास 3 आइडियल्स हैं और वो अलग अलग हैं, तो उनके 3 ही ऑर्डर पॉसिबल भी हैं 1 2 4, तो इसका आइडियल 2, इसका ऑर्डर 2 ही है। आपको कैलकुलेशन से चेक करना भी जरूरत नहीं है मिनटू से, समझ रही हो ना। इसका ऑर्डर 4 है इस रिंग का, मैंने बोला ना 3 आइडियल होंगी, एक बार यहाँ पे आइडियल जनरेटेड बाई 1 आएगा, एक बार यहाँ पे आइडियल जनरेटेड बाई टी स्क्वायर आएगा, उनका 1 और 4 है ऑर्डर, पता है आपको, एक 0 आइडियल होगी एक फुल आइडियल होगी, राइट। तो इसका ऑर्डर 2 ही है। ठीक इसी तरीके से सेम रीजन यहाँ पे, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है, तो समझ गए ना। तो इसका मतलब इसके पास 2 ऑर्डर की आइडियल है, इसके पास भी 2 ऑर्डर की एक आइडियल है, इसके पास 4 ऑर्डर की आइडियल भी है। समझ में आ गई बात, ये यहां तक आ गया समझ में, आगे बोलो अब मैं, राइट। तो अब इसकी टोटल कार्डिनलिटी कितनी है इस रिंग की, जो आपको रिंग दी गई है, टोटल कार्डिनलिटी कितनी है, वो तो 16 है, राइट। उस तरफ देखो, 4 into 4, यस और नो, 4 into 4 इक्वल टू 16, 16 है, तो ये तो गलत हो गया। जो आपने किया था, जो आपने डिसाइड किया था ना कि इसका ऑर्डर 16 है, तो 24 नहीं हो सकता, उससे सिर्फ ये सिद्ध होता है, ठीक है। उससे ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि 1 और हाँ, ये भी सिद्ध होता है कि 1 और 16 ऑर्डर की आइडियल होंगी, क्योंकि 1 और कोई भी रिंग हो आपके पास, अगर उसकी कार्डिनलिटी 16 है, तो एक तो 0 आइडियल, एक वो रिंग होती, ये भी क्लियर है। लेकिन 8 ऑर्डर की होगी, वो कहां से क्लियर है, सिर्फ इतने से क्लियर नहीं है कि डिवाइड करेगा, ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा, आपको दिखाना भी होगा, और मैं दिखाता हूं आपको। इससे केवल एक इसको ले लो, मतलब इसकी एक आइडियल ले लो 2 ऑर्डर की, और उस तरफ इसको पूरा ले लो, उसको पूरे को क्या लिख दूं मैं, जे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो 8 ऑर्डर का मिल गया, ठीक है। समझे, समझ में आया या नहीं आया, तो ये कंप्लीट आंसर है। और मैंने आपको यहां इसलिए बताया कि आप कहीं क्या पता फ्यूचर में गलती ना कर दो ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फर्म करना पड़ता है एक एग्जाम्पल से जरूर। और ये देखना बहुत क्विक है, मैंने आपको समझाया, मैंने भले ही 10 मिनट लिए हों, आपको लग रहा होगा ये बहुत मतलब इसमें तो समय लगेगा, नहीं लगेगा समय, क्योंकि अगर आप चाइनीज रिमाइंडर घर में प्रैक्टिस करते हो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, ये पक्का हो जाएगा जल्दी, ओके। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी भी एक 8 ऑर्डर की आइडियल ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। ऊपर इसका कोई फैक्टर रखो, इसका कोई फैक्टर रखो, ये रखो, मान लो जैसे इसका ऑर्डर कितना होगा देखो, नहीं तो फिर केवल टी ओवर रो रखो, वो रख के देखो टी ओवर उसका कितना होगा, ठीक है। टी से जनरेट होने वाली, डायरेक्ट तो वहां से भी कर सकते हो, मतलब इसकी आइडियल्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 4 8 16 होगा। ये अप्रोच लगानी जरूरी नहीं है, आई मीन टू से ऐसे भी कर सकते हो, देखो सर इसकी जैसे इसमें मैं 8 कैसे रूल आउट किया है? तुम मुझे एक बार हाथ उठाना, ठीक है, जब पूछोगे। अब पूछो, क्या पूछ रहे थे। सर 8 8 कैसे, कैसे रूल आउट किया है? मैंने 8 रूल आउट नहीं किया है, मैंने बोला 8 ट्रू है। सर आपने टिक 1 और 3 में ही किया था ना, तो मैंने सोचा। टिक भी कर देता हूँ मैं, अभी बताया तो, क्या एक क्रॉस जे ले लो ऐसे, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को कम्स इनटू प्ले, ऐसा जरूरी नहीं है, देखो सिर्फ इतना फैक्ट, ये पीआईडी है, ओके। इसमें कोई भी आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी, इसकी मैं सारी आइडियल दे देता हूँ आपको। इसके फैक्टर कितने हैं, अच्छा वो करेस्पॉन्डेंस थ्योरम लगा रहा हूं मैं सारी आइडियल देने के लिए। किस तरीके की होंगी इसकी आइडियल करेस्पॉन्डेंस थ्योरम से, इस तरीके की, आई कोई आइडियल होगी जो नीचे वाले को कंटेन करेगी, और नीचे वाले को कंटेन करने वाली आइडियल मानी इसके किसी फैक्टर से जनरेट होने वाली, ये इसकी आइडियल्स हैं। ये तो जितने भी फैक्टर आएंगे आई मीन टू से इसके, समझे, इसके कितने फैक्टर आएंगे बताओ, अप टू यूनिट्स कितने फैक्टर आएंगे इसके। टी आएगा, 1 माइनस टी आएगा, टी इंटू 1 माइनस टी आएगा, फिर एक का स्क्वायर आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, हाँ, तो वहां से एक 8 ऑर्डर की आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, तो वहां से भी हो जाएगा। 16 और 1 ऑर्डर की तो होंगी 8 का तो करना है, 8 का आराम से यू कैन पिक, इजंट इट, ठीक है। चलो अब आगे जाता हूं।
अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने कल की क्लास को सीरियसली लिया और सीखा उसमें से, भले ही, और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, हाथ खड़ा करना, ठीक है? ये वाला। और ये बताओ, अगर वो 2019 का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया होता तो क्या इसको आप जो पिछला एग्जाम है उसमें नहीं करते? ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है। सोचना एक बार कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो ऑलरेडी, मतलब जो मैंने आपको कल फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना वो आप करके गए हो, फिर देखो इसको करो, ये आपको डिफिकल्ट फील हुआ होगा। पूरी एक कहानी होगी, देखो। और रेज हैंड करना कि सर हमने कर लिया, ठीक है? और एक ही चीज पूछिए, बाउंडेड अनबाउंडेड। मैं 2 मिनट दूंगा आपको, ठीक है? पढ़ने के लिए 1 मिनट और करने के लिए 1 मिनट। क्यों प्रमाणिक? नहीं हुआ? वो भी तुम क्लास में? हितेश, जी सर। की होया? हो गया सर, हो गया। मतलब कल की बात नहीं आई समझ में बच्चों? आप लोग कर नहीं पा रहे हो क्या बात, काफी बच्चे? वेरी गुड। देखो, चलो ठीक है, जिन लोगों ने किया तो आंसर बताओ। तुम बताओ, लक्ष्मी प्रिया, सागरिका, आंसर। 2, 3, 4. देयर इज अ पॉजिटिव अनबाउंडेड, गलत। 2, 3, हाँ, राइट। सॉल्यूशन, राइट। नो, देयर इज अ सॉल्यूशन टू आईवीपी फॉर ऑल एक्स। हाँ, ठीक है। देखो क्विकली कैसे करना है। सबसे पहले इसके जीरो जो आपको पता है, एन पाई, वाई जीरो कहाँ किस ऐसे होगा ना, देयर एग्जिस्ट एन, कि वाई जीरो किसके बीच में होगा, ऐसे तो पक्का होगा, राइट? है ना? कहीं ना कहीं तो वाई जीरो जाएगा अगर आप एन को वेरी कराएंगे। तो आप क्लेम क्या करेंगे, मतलब आप जानते हैं, यू नो दैट लिखोगे डायरेक्ट, कल किया है ना आपने सेम रीजनिंग से, क्योंकि किसी भी लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन लाया था मैं। सो वाई टी आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है? और किसके बीच में होगा, पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो इसके बीच में होगा, राइट? तो पल्लवी, तुम मुझे बताओ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। बताओ ये क्यों ट्रू है, फोर्थ वाला? फोर्थ वाला क्यों ट्रू है? अच्छा, पल्लवी है नहीं इधर। हाँ, कोई और बताएगा? सर फंक्शन एफ ऑफ वाई ग्लोबली बाउंडेड है हाँ, पूरा। ये ग्लोबली लिपचिट है, ऐसे बोलो। वैसे भाई साहब, ग्लोबली लिपचिट देखने के लिए आपको यहाँ से ही दिख रहा है, देखो डेरिवेटिव बाउंडेड है ना। अच्छा, मैं टी यस यूज सर। कर दे रहा हूँ, सॉरी, हाँ एक्स से दिया हुआ है इसने। सो ये वाई डैश एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 1 है, देखो। तो ग्लोबली लिपचिट है, ग्लोबली लिपचिट हो तो सॉल्यूशन पूरे आर पे एग्जिस्ट करता है। जो मैक्सिमल सॉल्यूशन, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वो पूरा आर होगा, ठीक है? तो एन ये कंटिन्यूअस है, लिपचिट है, इसलिए आईवीपी से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और पूरे आर में होगा, तो चौथा इसलिए सही है। फॉर एवरी सॉल्यूशन वाई जीरो, कि कोई भी वाई जीरो ले लो, डज नॉट मैटर, हर कोई सॉल्यूशन बाउंडेड ही होगा। क्यों? जो कल सीखा था उससे, ठीक है?
देयर इज अ नेगेटिव वाई जीरो सच दैट सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड। सारे नेगेटिव वाई जीरोस के लिए सॉल्यूशन बाउंडेड ही होगा, क्योंकि चौथा सही हो गया तो तीसरा सही है तो दूसरा भी सही होगा, है ना। कोई तुक्का भी वहां मार रहा होगा तो ध्यान से मारना। कई बार आप लोग कहते हो चलो 20 निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तुक्के तो मारते ही हैं, 20 के 20 करके जाते हैं। तो भी ध्यान रखना, क्योंकि तीसरा तुमने सही किया है और दूसरे को सही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसी बात होगी। देखो तुम बोल रहे हो हर किसी वाई जीरो के लिए होगा, ऊपर बोल रहा है किसी निगेटिव के लिए होगा। तो अगर तीसरा सही कर दिया है तो फिर पहला वाला तो गलत होगा ना, नहीं होगा कि कोई पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। तुमने पहले ही बोल दिया हर किसी के लिए बाउंडेड होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये कठिन लगा होगा ना ये क्वेश्चन, आप बोल रहे होगे यार ये तो हम मतलब इसमें ये उनसे भी सरल है जो सी ए पी आई निकालना होता है, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। आपने एक क्वेश्चन अगर पीछे किया होता, सोचो 2019 का मैंने कितने क्वेश्चन आपको करा दिए, पिछले वाले एग्जाम में भी कराया, इससे पिछले वाले एग्जाम में 2 आए थे, इससे पिछला था वो, उससे पिछला था, आई मीन टू से मे बी, हाँ शायद 2 बार का पीछे कर दो तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे एक ही कॉन्सेप्ट से, राइट। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हाँ पूछिए, क्या पूछना है। यस सर n+1 पाई होगा, n+1 इंटू पाई। हाँ हाँ हाँ, n+1 इंटू पाई होगा जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आसान लग रहा है ना आपको, मतलब वो चीज जो आप कठिन समझ रहे थे वो कठिन नहीं है, राइट, आसान है ना। बस थोड़ा घर में किया हुआ होना चाहिए। अब सोचो जिसने घर में नहीं किया है तो उसका क्या होगा, उसको ये वो छोड़ देगा इसको, उसे लगेगा ये डिफिकल्ट आया है। नहीं, ये देखो फ्री में मार्क्स दे जाएगा आपको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहां पे नो मैटर क्या हो, यहाँ पे एफ वाई है, इसका मैंने यूज ही नहीं किया कि देखो यहाँ पर क्या है करके, सिर्फ इतना देखा कि ये बाउंडेड है, इसके जीरोस देखे बस, ये कहाँ पे वेनिस हो रहा है एक्चुअली। तो ये बात दिमाग मतलब ध्यान में रखना, ठीक है आप लोग। चलो सो अब मैंने कुछ गेट के क्वेश्चन लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं आपको क्विक सॉल्विंग सिखाने वाला हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नेट में भी देखे हैं और नेट के क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे इस टाइप के, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपके पास ये आ गया एग्जाम में। इससे मैं आपको कुछ क्विक सॉल्विंग सिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको क्विकली सॉल्व करना चाहिए। हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने घर में अच्छी प्रैक्टिस की हो, अच्छी चीजें सीखी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीखा ही नहीं हो तो घर में फिर नहीं होगा, फिर तो आपको टाइम लगेगा। इसको आप कैसे करते हैं इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। मैं आपको देता हूँ 3 मिनट इसके लिए, ठीक है। आप सोचो और मुझे बताओ। चलो think about it and let me know. और हो जाएगा तो हाथ खड़ा करना, ठीक है।
मैं बताऊं या कोई करेगा? कि मैं बताता हूं? नहीं हो रहा ना? आप लोग ऐसे कर रहे हो, राइट? देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये सब ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ, ये नहीं करना है। इसको लिखेंगे, फिर आप कोसेट लिखेंगे, कैसे दिख रहे हैं वो सब लिखेंगे, बी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर काउंट करेंगे। और सेम ऐसी चीज इसमें भी करेंगे। इसमें लगेंगे 10 से 15 मिनट। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखो आसानी से। पूछा क्या है? ये दो रिंग दी हैं आपको, कोसेंट रिंग, डेल 1 एंड डेल 2। पहली वाली रिंग को अगर देखें, पहली वाली रिंग क्या है, पहले इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, किसी जिस रिंग को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ये थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में है। आइडियल जनरेटेड बाय 2 ओवर, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय 2। यहां से क्या आ गया? ऊपर वाला किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2X। नीचे किसके आइसोमॉर्फिक होगा? आइडियल जनरेटेड बाय x3। तो ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये दो रिंग दी हैं एक्चुअली। तो हमारे पास टोटल रिंग क्या बनी? पहली वाली रिंग तो ये है, ओके। दूसरी वाली रिंग है ये। अब पूछा क्या है वो मैं देखता हूं। ठीक है, एवरी प्राइम आइडियल ऑफ डेल 1 इज अ मैक्सिमल आइडियल। इसकी सारी आइडियल्स मैं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पीआईडी है, इसमें कोई भी आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। तो एंड इसको कंटेन करने वाली सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल माने इसके फैक्टर्स से जनरेट होगी। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1x(x²), यानी कि इसकी जो आइडियल्स हैं वो ये हैं 1 ओवर ये, ठीक है। 1 से फुल आइडियल जनरेट होती है, तो यानी कि यही, ठीक है। एंड दूसरी आइडियल इसकी एक्स से जनरेट होने वाली। और आपको पता है करेस्पॉन्डेंस थ्योरम से कि ये इसकी आइडियल है, एंड x³ भी है। हाँ, उससे 0 आइडियल आ जाएगी, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसमें से प्राइम आइडियल कौन है बताओ? प्राइम आइडियल सिर्फ ये है। क्यों आपको पता है? क्योंकि जो रिंग होती है R मॉडुलो I, उसकी जो प्राइम आइडियल्स होती हैं वो ऊपर प्राइम आना चाहिए, नीचे ये पी आई फॉर्म की होती हैं। तो ये प्राइम आइडियल इनमें से कौन है? यही है केवल, राइट। Z2X की प्राइम आइडियल केवल ये है ना, और तो नहीं है। क्योंकि वो प्राइम एलिमेंट से तो जनरेट होनी चाहिए ना। ये तो नॉन प्राइम एलिमेंट है, ये भी प्राइम एलिमेंट नहीं है, ये भी नहीं। तो एक ही प्राइम आइडियल है। ओके, और यही आइडियल Z2X में मैक्सिमल भी है, सबको पता है ना। तो यही आइडियल मैक्सिमल भी है। तो एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। तो पहला वाला सही। समझ में आया ना सबको? क्विक सॉल्विंग, जल्दी कैसे सोल्व करेंगे? इसमें क्या ही टाइम लगेगा बताओ? कुछ भी नहीं। सो डेल 2 हैज, ये एमएसक्यू है, डेल 2 हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल। अब डेल 2 के बारे में बात करते हैं। इसकी सारी आइडियल लिखो। एक तो 0 आइडियल हो गई, एक फुल आइडियल हो गई 1 से जनरेट होने वाली। मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ। हाँ भाई, अभी मैं प्रॉपर आइडियल लिखता हूँ। सिर्फ प्रॉपर आइडियल सिर्फ ये है। समझ में आई सबको बात? जैसे मैंने इसमें किया था। और ये यूनिक मैक्सिमल आइडियल है इसकी, यूनिक मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो ये लोकल रिंग है, लोकल रिंग, ठीक है। अब जब यूनिक मैक्सिमल आइडियल होती है, उस मैक्सिमल आइडियल से कोई भी एलिमेंट जो बाहर है वो क्या होता है बताओ? इन्वर्टेबल यूनिट। इन्वर्टिबल होगा, यूनिट होता है, राइट। तो सबसे पहली बात, डेल 2 हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल, इसको ट्रू करो। और ये जो आइडियल है ये क्या है पता है आपको? एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल आइडियल्स क्या होता है? वो तो जैकोब्सन, हाँ जैकोब्सन रेडिकल। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आइडियल्स, एक्चुअली वो क्या होता है? नील रेडिकल। नील रेडिकल किससे जनरेट होता, मतलब नील रेडिकल होता क्या है एक्चुअली? रेडिकल ऑफ जीरो, लाइक रूट जीरो। वो तो ठीक है, मतलब नील रेडिकल कलेक्शन ऑफ ऑल क्या, ऑल विच काइंड ऑफ एलिमेंट? nilpotent element. Right. So every element inside it will be, because there actually one prime element ideal ना, तो सब प्राइम आइडियल का इंटरसेक्शन भी यही होगी। तो ये क्या है? नील रेडिकल है। और नील रेडिकल क्या होता है?
सारे निलपोटेंट एलिमेंट, इसका मतलब इसके अंदर सारे निलपोटेंट एलिमेंट है, और ये यूनिक मैक्सिमल आइडियल है, इससे बाहर सारे यूनिट है, तो ये भी सही होगा। अब कुछ लोग को निल रेडिकल जैकोबियन रेडिकल नहीं पता है, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक्स निलपोटेंट है या नहीं है, आप बताओ। ये जैसे एक्स से है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा नहीं आएगा इस आइडियल में, क्योंकि समझ गए ना, एक्स में जो एलिमेंट ले रहा हूं वो मेरा मतलब ये वाला एलिमेंट है ये। तो फिर किसी निलपोटेंट एलिमेंट से जनरेट होने वाले सारे आइडियल भी पूरी निलपोटेंट होती है। आई मीन टू से देखो कोई भी एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे कोई भी r इंटू एक्स है, इसकी पावर 2 करो, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 0 है इस आइडियल में, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर निलपोटेंट हैं। मैं तो वो निल रेडिकल जैकोब्सन रेडिकल सिर्फ उनको बस भाई ऐसे ही बता रहा था पीछे के रिजल्ट से, वो उसको ही पता होगा जिसने कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा पढ़ी है, और उनको नहीं पता होगा। नहीं भी पता है तो डोंट वरी। देखो ये निलपोटेंट एलिमेंट है यहाँ पर एक्स, एक्स माने उसकी इमेज निलपोटेंट है, उसका स्क्वायर। हाँ कौन? प्लीज गिव मी 1 मिनट, ओके। सॉरी, एक्चुअली किसी ने मुझे भी सॉरी बोला, कोई अजनबी आ गया मेरे इधर, बोल रहे ऐसे यार, चलो। सो तो निलपोटेंट एलिमेंट के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो सारे निलपोटेंट हैं, और यहाँ सारे मल्टीपल ही तो आए। देयर एग्जिस्ट, तो ये रॉन्ग हो गया लास्ट वाला, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन सर, एलिमेंट इन, हाँ ऑप्शन सी वाला S1 का पूछा है। ओ देयर एग्जिस्ट, चलो ठीक है, इसको बाद में करता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, ओके। सो सी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन del 2 विच इज नीदर निलपोटेंट नॉर अ यूनिट। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि आइडियल के अंदर के सारे निलपोटेंट है और उससे बाहर के सारे यूनिट है, समझ गए। तो कोई चीज आइडियल के अंदर होगी या बाहर होगी, तो ऐसा एलिमेंट नहीं होता, या तो वो निलपोटेंट होगा, ये गलत हो गया। हाँ del 2 के पास कितनी मैक्सिमल आइडियल है भाई, बताओ। इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल, राइट। ओनली मैक्सिमल आइडियल, और आपको पता है ये भी निलपोटेंट एलिमेंट से जनरेट हो रही है, सारे एलिमेंट इसके अंदर के निलपोटेंट, इसके बाहर के सारे एलिमेंट, बताओ क्या। अगर यूनिक मैक्सिमल आइडियल होती तो सारे बाहर के एलिमेंट यूनिट होते हैं भाई। देखो गैलियन में एक्सरसाइज है कि नहीं, देखो आप देखना इस चीज को करके, आप कहोगे हमें तो ये पहले से पता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, गेट में ही ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कोई एक रिंग है, उसकी एक आइडियल है, तो उससे बाहर के सारे एलिमेंट यूनिट हैं, तो यूनिक मैक्सिमल होगी, प्रूव करो। देख लीजिएगा आप, मतलब नहीं होगा तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये नई चीजें हैं, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब तुम कैलकुलेशन करोगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा आपको, ये सब चीजें पता है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा आप, बट अब पता है या नहीं है वो आप जानो, ठीक है। तो आपने सोचा था इसको ऐसे करेंगे, बाय द वे कितने लोगों ने कुछ नया सीखा इसमें? हाँ रेज योर हैंड और जस्ट रिएक्ट, ओके। चलो हाथ खड़ा करने में भी पता नहीं आपको क्या थोड़ा सा आलस्य आता है, सीखा ना। हाँ तो यही वो टेक्निक्स ट्रिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। और यही आप नहीं करते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को आप पकड़ते क्योंकि आप सोचते यार ये तो आसान है और छोटी छोटी आइडियल्स हैं, ऑर्डर कम कम आ रहा है तो कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते, कोसेट्स देखते, फिर उनको उनका स्क्वायर करके देखते वो है या नहीं है, वो टाइम लगा देता आपको। और जबकि और मुझे एग्जाम में करना होता मैं कितना क्विक करता, सिर्फ एक ही चीज यूज हुई कि इसकी आइडियल्स कैसे होंगी और वो यूनिक मैक्सिमल होगी, तो बाहर सब कोई इन्वर्टिबल होगा, बस खत्म। और इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी होते हैं। मैं देख रहा था क्या था एक क्वेश्चन, मैंने वो वाला नहीं लिया क्योंकि क्यू एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इस टाइप का एक क्वेश्चन था, उसकी नंबर ऑफ आइडियल पूछी थी एक्चुअली। मैंने सोचा इसको लेने के बजाय मैं गेट का ये क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि वहां पे दो बहुत चीजें हैं और उसमें केवल एक ही चीज है, इसलिए मैंने ये वाला पिक किया, ठीक है। अब आते हैं ये वाला, आज का मे बी ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं उससे पहले कुछ आपको थ्योरी कराना चाहता हूँ, लिखो। रिंग से कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होंगी, हाँ हमेशा।
अब लिखना शुरू करो जैसे कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो डेफिनेशन लिखो। इंटीग्रल एलिमेंट, मैंने बोला ना ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। इंटीग्रल एलिमेंट श्री सिंधु बताएगा। श्री सिंधु तुम तो कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो बताओ इंटीग्रल एलिमेंट क्या होता है? पता है, तुम ही जानो, या ये बाद में आता है? मैं भी हो सकता है ना पढ़ा हो तुम। सर ये बाद में आता है, तो इंटीग्रल एलिमेंट हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो कोई अलजेब्रिक नंबर थ्योरी पढ़ा है बच्चों आप में से? थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है। ए और बी कोई दो रिंग है, ओके। एन एलिमेंट लिखो मेरे साथ, यही मैं पढ़ा देता हूँ इसी कोर्स में, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए इसकी थ्योरी। थोड़ा सा दो चीज बता रहा हूँ बस। एन एलिमेंट और ए बी बिलोंग्स टू बी, इट्स कॉल्ड इंटीग्रल ओवर ए। इंटीग्रल ओवर ए इफ सारी रिंग्स कॉम्यूटेटिव रिंग्स विथ यूनिटी मानी जाएंगी, हाँ। ओवर ए इफ देयर एग्जिस्ट a monic polynomial in ax। a माने रिंग में हो मोनिक पॉलिनोमियल, जो छोटी सब रिंग है ना उसमें कोई मोनिक पॉलिनोमियल हो ओवर दैट। ओवर ए लिख देता हूं मैं, चलो ओवर ए सच दैट एफ ऑफ बी, उस मोनिक पॉलिनोमियल को नाम एफ एक्स दे दो, ठीक है, लिख लो आप अपने नोट्स में, ऐसा ही मत उतारना। मान लो कि देयर एग्जिस्ट अ मोनिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ओवर ए लिख देना, फिर बोलना ऐसे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, √2, जैसे आर ले लो आप इसकी जगह पे, ठीक है, आर ले लो और यहाँ पे जेड ले लो, ठीक है, इसकी सब रिंग। तो √2 इज इंटीग्रल और नॉट? बताओ बच्चों, ओवर जेड और नॉट। और दूसरा क्वेश्चन है 1/2 इज इंटीग्रल और नॉट? चलो बताते हैं, बताओ, कोई बताओ। √2 इंटीग्रल है ओवर जेड? यस सर। मोनिक पॉलिनोमियल x² - 2, देखो इसको सेटिस्फाई करता है ना, किसके अंदर है? zx के अंदर, राइट। लेकिन 1/2 नहीं है इंटीग्रल, राइट। कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल नहीं ढूंढ सकते आप जो ओवर जेड हो। और क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिखाया ना आपको एक चीज, अगर कोई रैशनल नंबर हो, अगर वो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता हो ओवर जेड, तो फिर वो इंटीजर ही होता है। मोनिक पॉलिनोमियल को तो नहीं मिलेगी कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल जिसका रूट 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। सपोज अब एक रिजल्ट है, लिख लो इसको, प्रोपोजिशन थ्योरम जो भी लिखना है आपने लिख लो। थ्योरम लेट, इन जनरल करा देता हूं, आर इज अ यूएफडी एंड K is the fraction field of R, then if alpha belongs to K is integral over R, then alpha belongs to R। समझे? R कोई भी यूएफडी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, Z यूएफडी था, उसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? Q, फील्ड ऑफ कोसेंट। तो मैंने बोला ना कि कोई Q का एलिमेंट जो इंटीग्रल ओवर Z हो, तो फिर वो Z में ही होता है। इसका मतलब होता है कि R इज इंटीग्रली क्लोज्ड, ठीक है। मतलब कोई भी यूएफडी इंटीग्रली क्लोज्ड होता है, ये ध्यान रखना, इन इट्स फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। इंटीग्रली क्लोज्ड का मतलब सिर्फ इतनी बात है, अगर कोई एलिमेंट इंटीग्रल होगा उस रिंग के ऊपर, तो उसके अंदर ही होगा बस। एनी इंटीग्रल व्हाटएवर इज इंटीग्रल ओवर आर, देन इट मस्ट बी इन आर, ठीक है। इंटीग्रली क्लोज्ड इन के, इन इट्स फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रली क्लोज्ड होने का मतलब जानते हो? जैसे आपके पास कोई, मैं बोलूंगा A इज इंटीग्रली क्लोज्ड ओवर B, इसका मतलब B का कोई भी एलिमेंट अगर A में इंटीग्रल है तो वो A के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल QNZ, और ये हर किसी यूएफडी के लिए ट्रू है। एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड। तो यहां से लिख लो आप फैक्ट, और ये प्रूफ करना बिल्कुल वैसा है जैसा Z और Q के लिए प्रूफ है, ठीक है। सेम प्रूफ काम करेगा आपको, तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले दिया था ना क्लास के स्टार्टिंग में,
सेम प्रूफ आएगा, कठिन नहीं है वो बिल्कुल। आप कहीं भी चेक कर लेना जेड और क्यू के लिए, तो इसको सिर्फ मिमिक कर देना इस केस में। तो यहां से क्या सीखा आपने, एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड। अब देखो यूएफडी वाले क्वेश्चंस कितनी जल्दी होंगे। आपका एक क्वेश्चन आया था ये गेट में, ठीक है, आया था। लेकिन एक चीज और मैं कराना चाहता हूं उससे पहले, एक फैक्ट और, अगर आप इसको प्रूफ कर लो तो अच्छा रहेगा। मतलब फैक्ट लिख देता हूं, आप लोग प्रूफ करना, कोशिश करना रहता। एवरी असेंडिंग चेन, क्योंकि कौन से नीचे यूएफडी हैं ये सब आ रहा है ना आपके एग्जाम में, ये यूएफडी है या नहीं है, ये यूएफडी है नहीं, इसलिए एवरी असेंडिंग चेन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल्स इन अ यूएफडी क्या होती है बताओ, टर्मिनेट। कोई बता। स्टेबलाइज, ठीक है, या कि टर्मिनेट्स, स्टेबलाइज हो जाती है, हाँ मतलब रिपीट हो जाने लगती है, एक स्टेज के बाद टर्मिनेट हो जाती है। समझे, जैसे कोई भी चेन चलेगी इस तरीके से, जैसा पीआईडी में कोई भी चेन होती है ना, कोई भी असेंडिंग चेन, लेकिन यूएफडी में प्रिंसिपल आइडियल की सिर्फ, कोई भी नहीं। ये दो चीजों से आप कई बार जल्दी से बता देंगे ये यूएफडी है या नहीं है। ऊपर वाला ज्यादा यूजफुल है कि एवरी आई मीन टू से कि एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड, देखना मैं उसका यूज करूंगा। चलो एक क्वेश्चन इसको ले लेते हैं पहले, इस फिर यूएफडी के सारे क्वेश्चन, ये आया हुआ है आपके गेट में, तो इसको देखो आप, ये रिंग एक्चुअली ये है आपकी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जेड प्लस एक्स क्यू एक्स। एनबीएचएम में भी आया था ना यूएफडी वाला, इस बार आपने देखा, आया था कि नहीं आया था, आपसे हुआ नहीं ना वो। फिर देखो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, किसी से हुआ भी होगा और किसी से गलत भी हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा एनबीएचएम का बनाने का कोई लोग करके आए हैं, उसकी क्यूआई की कोई सबरिंग होगी जो यूएफडी नहीं होगी। तो एक कुछ बच्चों ने बोला 2Z ले लो, इसमें यूनिटी नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, मतलब यूनिटी नहीं है तो फिर यूएफडी भी नहीं है। बट उनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, भले ही वो भूल गए ये स्टेट करना, क्योंकि सब रिंग्स हमेशा यूनिटी मानी जाती है, ठीक है। तुम टीएफआर इन सब के एग्जाम दोगे कभी भी तो सब रिंग माने उसमें यूनिटी होती है, ऐसा मान के ही चलो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बुक में देखना, जैसे उनमें यूनिटी मानेंगे वो, हाँ किसी किसी बुक में नहीं मानते हैं, बट एग्जाम्स में तुम मानना टीएफआर एनबीएचएम एटीसी के। चलो इसके बाद इसको सॉल्व करो, मैं तुमको इसके लिए 2 मिनट देता हूँ, ओके। कल से मैं पहले ही क्वेश्चन भेज दूंगा, आज मैं एक्चुअली भूल गया, सॉरी, बट कल से मैं पहले भेज दूंगा।
चलो मैंने एक हिंट लिखा है आपके लिए, आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं देखता हूँ, जस्ट टू सी। और भी रेदर ऐसे लिखना चाहिए मुझे। हाथ खड़ा करो जिसने कर लिया। कर पाए? एक हिंट में भी अब पकड़ लो आप लोग। It's a hint to solve this question. I mean, in a blink of an eye. वैभव अग्रवाल, यस सर। क्या पकड़ो, हिंट पकड़ो। नहीं हुआ सॉल्व? तो दो ऑप्शंस तो हो गए, दो नहीं आ रहे। आर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं आ रहा ना, राइट? ओके, इससे पहले हमने क्या सीखा? एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड, राइट? ठीक है, मैं कराता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने नहीं किया ना? श्री सिंधु वही क्या लो? सर वही दो आ रहे हैं, सी एंड माने सी टी नहीं होगा, सी एंड डी, सी तो नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड? इंटीग्रल एलिमेंट समझ में आया? इंटीग्रली क्लोज समझ में आ गया? सबको बताओ, इंटीग्रल एलिमेंट और इंटीग्रली क्लोज समझ में आया ना? तो तुम देखो कैसे क्विकली करके दिखाता हूं मैं आपको इसको, ठीक है? तुमने नहीं पढ़ा इससे पहले इंटीग्रल एलिमेंट एंड इंटीग्रली क्लोज नेट क्या होता है, एवरी यूएफडी? मुझे पता है मोस्ट ऑफ द जिनने कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा पढ़ी है उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपने किसी ने पढ़ा है, बताओ ये सब कि एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड। रेज योर हैंड इफ यू है। नहीं पढ़ा ना? तो अब मैं आपको एनबीएचएम के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन इससे करके दिखाता हूं। देखो एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड, दिखाऊं? अब मुझे बताओ कि 1/2 इसके अंदर है या नहीं, कोई बताओ आप में से। नो सर। नहीं है तो ये सॉरी, ये हिंट मैंने गलत दे दिया। तो अब मुझे बताओ, ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है, ये इस रिंग के ऊपर मोनिक पॉलिनोमियल है या नहीं? ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है यहाँ पे, इस रिंग के ऊपर होना मतलब जानते हो? किसी रिंग के ऊपर होने का मतलब कोई पॉलिनोमियल हो और उसके कोफिशिएंट उस रिंग से हो। तो इसके ऊपर जो पॉलिनोमियल्स होंगी वो ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे टी एक्स टी, क्योंकि इसके एलिमेंट एक्स वगैरह हैं। इसके एलिमेंट जो यहाँ अंदर पॉलिनोमियल्स हैं उनको तुम एज अ एलिमेंट देखना रिंग के, ठीक है? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये पॉलिनोमियल मोनिक है ना? मोनिक है या नहीं है? और इस रिंग के ऊपर है। क्या इसमें अगर आप 1/2 पुट करोगे तो क्या होगा बताओ? 0 होगा या नहीं होगा? right, and has a root 0. So this implies our R is not integrally closed. It means R is not UFD. देखो कितनी जल्दी मैंने कर दिया। तो R is not UFD means गलत, R is not a principal ideal सही, और ये सब तो आपने कर लिया। ये बहुत आसान है कि X से जनरेट होने वाली आइडियल प्राइम है या नहीं है। आपको भी पता है नहीं है, क्योंकि 2 × x/2 का मल्टीप्लाई x इस आइडियल के अंदर है, लेकिन 1/2 ना ही, मतलब नहीं कैसे? चलिए x/2 तो है ना? नहीं है, सॉरी। हाँ तो नहीं, लेकिन राइट, दोनों एलिमेंट नहीं है। हाँ, दोनों एलिमेंट नहीं है आइडियल के अंदर, राइट? 2 × x/2 करोगे तो x आएगा ना, 2 होगा तो x/2 मल्टीपल होना चाहिए x का, नहीं है वो 1/2 है ही नहीं इसके अंदर।
तो मल्टीपल कहाँ से आएगा, ना ही 2 है इसके अंदर, तो ये आइडियल प्राइम नहीं है। Px इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन R, कोई इंटीग्रल डोमेन में कोई एलिमेंट इरेड्यूसिबल हो तो क्या वो प्राइम होता है? क्वेश्चन। तो इसके लिए बताओ आप लोगों ने किया सही है कि गलत है? बोलो। कोई नहीं कर पाया? ये तो तुम्हें करना चाहिए ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगी है। तो कौन से 2 नहीं हो रहे थे फिर? वैभव, तुम तो बोल रहे थे 2 नहीं हो रहे हैं, वो 2 तो मैंने कर दिए, तो पहला वाला क्यों नहीं हो रहा है? Px इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो Px प्राइम आइडियल होगी, इरेड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होने वाली। डेफिनेशन से करो कि कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, मान लो कि 2 का प्रोडक्ट उसके अंदर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? राइट? ओके एक मिनट, हाँ ओके, सो लेट मी लीव इट एज एन एक्सरसाइज। सो देखा क्विकनेस कैसे सॉल्व, कमी कहाँ है पता है आपको? कमी है कि आपको पता ही नहीं है चीजें जो होनी चाहिए। अब मैं आपको एनबीएचएम का इस बार का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, आप कह रहे होगे सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई आपने। देखो क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट। क्यू आई की कोई सबरिंग होती है जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ना हो। आया था या नहीं आया था क्वेश्चन? एंड हर कोई सबरिंग क्यू आई की, मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, इस फॉर्म की होती है। ये 2 स्टेटमेंट आए थे या नहीं आए थे? और आपने क्यू आई की सबरिंग उठाई, आपको सिर्फ ये नजर आ रही थी इसके। अगर आप एनबीएचएम में बैठे थे तो कितने लोग एनबीएचएम में बैठे थे इस बार के एग्जाम में? हाथ खड़ा करो। और नहीं बैठे थे? अरे बैठना तो चाहिए था, बैठने में क्या जाता है। इतने लोग नहीं बैठे थे? क्यों श्रीसेंद्र, तुम भी नहीं बैठे थे? नहीं सर, तुम तो हमने बैठे हाथ थे। खड़ा किया, हमने हाथ खड़ा किया फिर। अच्छा, और लोग जो नहीं बैठे थे बैठना अगली बार से, ठीक है? एनबीएचएम तो वो एग्जाम है जो तुमको बताएगा, मतलब मजा आएगा तुमको उसकी प्रॉब्लम करके। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, देखो ठीक है। अब आपको नहीं मिली ना इसकी कोई सबरिंग? मिली अभी तक? और मैंने ना बताया हो तो आपको, किसको किसको मिली? नहीं मिली। देखो, आपको इसकी कोई सबरिंग बनानी है, सिर्फ ऐसी रिंग लो जो इंट्रीगली क्लोज ना हो, ठीक है? मैं ये ले लेता हूं 2i, Z2i का मतलब जानते हो? स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग 2i एंड z। ओके, समझे? कैसी दिखेगी वो? ऐसी दिखेगी, आप चेक कर लेना, ठीक है? a और b इंटीजर होंगे, ठीक है? मतलब ऐसी दिखेगी वो। ये डेफिनेशन नहीं होती है कुछ बच्चे। अच्छा, ये कैसी दिखेगी जरा बताना। कौन कौन बता सकते हैं कि ये इस रिंग की फॉर्म क्या होगी? हाथ खड़ा करो जो बता सकते हैं कि इस रिंग की फॉर्म ऐसी होगी। रेज योर हैंड इफ यू कैन टेल। ऋतुराज बताओ कैसी होगी? बताओ, आपने हाथ खड़ा किया, कैसी होगी? जैसे आपको कैसा लगता है ऋतुराज? अभिलिप्सा? AYN type where A belonging to Z. ओके, ऐसा। अभिलिप्सा, तुम एग्री करते हो इससे या दूसरी होगी? AYN. Polynomial in 1/n. शाबाश। और कौन एग्री करता है कि ऐसी होगी फॉर्म? हाँ, ये गलत है, ऐसी नहीं होगी। वहां एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल इन 1/n होंगे, इस तरीके की होगी ये, f 1/n, ठीक है? वो जहां f क्या होगा, zx के अंदर होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रख, ठीक है? तो ये जो Z2i है ना, इट इज नॉट इंटीग्रली क्लोज्ड। कोई बता सकता है क्यों? देखो, i इसके अंदर नहीं है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन बट i इसको सेटिस्फाई करता है। देखो, x² + 1 इसके अंदर एक मतलब, राइट?
एक मौलिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इंट्रिकली क्लोज नहीं है, तो ये यूएफडी नहीं हो सकता। समझे? एवरी यूएफडी इज इंट्रिकली क्लोज्ड। तो आसान। एंड इसके लिए मैंने 50 बार आप सभी लोगों को बताया यूट्यूब में भी, इसके लिए बहुत आसान है। मैंने क्योंकि कई बार आपसे सबरिंग पूछी जो लोकल है, इसके लिए सिर्फ आप ये लेना। चलो आप सोचना, इसको सोचने को दे दो या मैं बता दूं? बता देता हूँ चलो एक्चुअली। सो इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन एट 2। तो ये ऐसे कर देते हैं, जहां m और m इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, एंड n को 2 डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखना क्या उसके लिए काउंटर एग्जांपल है या नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनबीएचएम में, आप जाकर चेक करना। तो देख रहे हो ना आप, जो मैंने रिजल्ट बताया उसकी पावर एकदम सोचने के लिए क्विकली, कोई चीज यूएफडी नहीं है, कितनी जल्दी आप डिसाइड कर सकते हो। एक एक्चुअली मैंने नेट का क्वेश्चन भी लिया था, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, मैंने कहाँ रखा हो, इधर उधर हो गया आई थिंक। हाँ हाँ ये रहा। अच्छा हाँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, मैं तो सोच रहा सारे पूरे हो गए। चलो ये यूएफडी है। आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं। ये इसमें भी आपको समस्या हुई ना यूएफडी देखने में? ये वाला यूएफडी होगा या नहीं बोल रहा है? f3x y ओवर ये भी सिंपल है। इसमें भी आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इंट्रीगल होगा ना, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होगा, ये इंट्रीगली क्लोज नहीं है, तो ये आपका आराम से गलत हो जाएगा। अब घर में करना काम, सॉरी इसमें भी। और ये सब तो तुम्हें पता ही है, और सब आसान है। एस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, हाँ हाँ, और सब आसान है, राइट। यही वाला था ना ट्रिकी, नहीं पता चल रहा है एकदम यूएफडी है नहीं। जहां भी आपसे ये यूएफडी है या नहीं है पूछा है ना, सारी जगह तुम ऐसा करके देखना इंट्रीगली क्लोज्ड है या नहीं है, हो जाएगा एकदम क्विकली। हर कोई यूएफडी इंट्रीगली क्लोज्ड होता है, क्विक सोचने के। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना इसमें। चलो सो एक क्वेश्चन मैंने वैसे ये लास्ट में इसको कर लेते हैं जल्दी। आप इसको कैसे करोगे, एग्जाम में बैठे हो तो चलो ट्राई करो। तो नाउ यू मे बी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस कोर्स इज मतलब ऑल अबाउट, राइट। क्या सिखाना चाहता हूं मैं इसमें आपको। चलो इसको एक बार आप लोग करो, एग्जाम में कैसे करोगे। सिर्फ मिलेंगे आपको 1 मिनट। पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन। अभिलिप्सा कर लिया तुमने? बताओ कैसे। प्रीतम यस सर। कोरी दिएছি? कोरी दिएছো? हाँ सर, जो हाँ ओके ठीक। तो बताओ কেমন? স্যার, যেহেতু এখানে মিনিমাল পলিনোমিয়ালটা দিয়েছে x স্কোয়ার প্লাস x প্লাস 1, तो हाँ এটা ये ऊपर से डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, x माइनस हाँ ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका। अब क्योंकि ठीक a है। डायगोनलाइज, a प्लस हम्म i b डायगोनलाइजेबल, हम्म तो वहां से तो उसका मिनिमल अपना डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होगा, तो x माइनस ओमेगा एंड x माइनस, सो मिनिमल पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा वहां से। देन देन क्योंकि क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो b इसको सेटिस्फाई करेगा, सो b स्क्वायर माइनस b प्लस। ठीक है ठीक है ठीक है, यू आर करेक्ट। और बच्चों तुम कर ही नहीं पाए हो, कर तो लेना चाहिए ना तुम्हें। मैं सोच बस सिर्फ ये बोल रहा हूँ बच्चों, तुम कैसे करोगे। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इसको कर ही लोगे।
राइट। मैं जस्ट सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में मैं कैसे करूंगा इसको। देखो ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, तो ये मुझे मिनिमल पॉलिनॉमियल दी है ए की, ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स से। ओके, 4x4 की मैट्रिक्स की ये मिनिमल पॉलिनॉमियल दी है। तो बी की, इसकी आइगन वैल्यूज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जानते हैं ना आप लोग, मतलब ए की आइगन वैल्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो बी की आइगन वैल्यू 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होता है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, समझे। तो यानी बी की आइगन वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बी इज डायगोनलाइजेबल, क्यों? क्योंकि ए में पॉलिनोमियल है सिर्फ। अगर ए डायगोनलाइजेबल होता है तो ए में कोई भी पॉलिनोमियल डायगोनलाइजेबल होता है ना, यस और नो। सिर्फ वही वाली पी काम करती है, अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो पी इनवर्स से डायगोनल होता है, तो सेम पी काम करता है। तो पी डायगोनलाइजेबल है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होगी, और इसकी दो ही आइगन वैल्यू है, तो ऐसी आएगी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके, और हमें पता है अगर ऐसा हमें मतलब ऐसी पॉलिनोमियल दी गई हो जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके रूट्स होते हैं, बस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया आंसर। मतलब आई मीन टू से दिस इज दिस नथिंग। मैं सिर्फ ये भी कैलकुलेशन भी मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो हाथ से मैं ये भी नहीं निकाल के देख रहा कि एक्स प्लस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। चाहो तो वो आसान है, देख लो तुम, एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि -1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, वैसे भी आ जाएगा। बट मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में ही, ठीक। तो मिनिमल पॉलिनोमियल बी की क्योंकि लीनियर फैक्टर में टूटेगी और ये होगी, तो इसलिए ये सही है। अब ये वाला गलत है, बी क्यूब इक्वल टू i4 होगा या क्या होगा, -i4 होगा, वो डिसाइड करना है। अगर देखो बी क्यूब माने कि बी इसको सेटिस्फाई करेगी या इसको सेटिस्फाई करेगी, ये हमने देखना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस क्या है, किसका फैक्टर है, एक्स क्यूब प्लस 1 का, उसका नहीं है। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कौन होगी ना, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करती है, और जिसको भी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करती है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने एक ही डायरेक्शन भले ही पढ़े हो कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है तो उसको मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगी, जिसको मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगी वो भी एनिहिलेटिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला बी क्यूब प्लस आई इक्वल टू 0, तो ये वाला सही है, बस हो गया। आई डोंट नो कि तुम कैसे अप्रोच करोगे, मे भी हो सकता है तुमने किसी और तरीके से किया हो, बट एग्जाम में इसमें पेन भी नहीं चलाऊंगा मैं, मे भी अगर मैं बैठा हूंगा तो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है कहीं पे पेन चलाने की। देखो मैं बताता हूँ मुझे ए की मिनिमल पॉलिनोमियल दी है, मुझे बी की आइगन वैल्यू पता लग जाएंगी, मुझे पता है कि बी की आइगन वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सारी दुनिया जानती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो मुझे पता चल जाएगा कि रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर आइगन वैल्यू है बी की। ये भी पता है कि बी डायगोनलाइजेबल है, साफ दिख रहा है, तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होगी। मिनिमल पॉलिनोमियल एक बार मुझे मिल गई कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, तो नीचे वाला तो वैसे ही दिख जाएगा कि किसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो 2-3 मिनट में हो गया तुम्हारा ये पार्ट सी का क्वेश्चन। तो पार्ट सी के क्वेश्चंस आर मोर इजियर देन द पार्ट बी, क्योंकि तुमको लगता है कि पार्ट सी में ऐसे होता है क्योंकि वहां एक से ज्यादा ऑप्शन है, कहाँ है, पहला वाला ऑप्शन तुमने किया, पहले वाले 2 ऑप्शन क्या है बताओ, एक ही तो है, वो एक हुआ तो दूसरा भी हो गया, एंड जैसे ही दूसरा ऑप्शन हुआ तो तीसरा और चौथा भी हो गए एकदम। देयर इज मतलब ऐसा डिफरेंट नहीं है कि पार्ट बी में जल्दी हो जाता है, पार्ट सी में देर में होता है कुछ, और भी पार्ट सी ज्यादा इजी होता है, पार्ट सी इज मोर इजियर देन द पार्ट बी, आप यकीन मानो मेरा। किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हो, अब जैसे मान लो ये आपके पार्ट सी में आ गया फॉर एग्जांपल, ये एक उदाहरण के लिए ले लें, मैंने एमएसक्यू लिया था ना, एक ये एमएसक्यू लिया था, ये पार्ट सी में आ गया। अब आपने अपना तरीका लगाया इसमें, 10-20 मिनट खोए और फिर कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि फिर शक होता है ना अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन में एक जगह भी मिस्टेक हुई तुम्हारे ए स्क्वायर की जगह बी, फिर वहां से सब कुछ गलत हो जाएगा, ये गलत होने की संभावना जाती है। अब मैं बैठा हूं, मैंने पहले रिंग को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया लोकल रिंग का, यूनिक मैक्सिमल आइडियल का, बस, और 4 के 4 ऑप्शन उससे किए। बताओ, करेस्पॉन्डेंस थ्योरम लगाई, वो तो एबीसी ही है, मतलब वो नहीं भी लगाई तो क्या, सबको ही तो पता होता है कोसेंट रिंग की आइडियल किस फॉर्म की होती है, आई ओवर जे।
तो सब तुमको भी पता होगा। गलती की भी कम संभावना हो जाती है ऐसी चीजों से, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कैसे गलत होगा बताओ मेरा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं कैलकुलेशन, राइट? समझ रहे हो ना? चलो हाँ, श्री सिंधु। सर वो क्वेश्चन नंबर 45 में इसके पिछला वाला क्वेश्चन, वो इररिड्यूसिबल तो प्राइम नहीं होता ना इंटीग्रल डोमेन में, हाँ तो नॉट नेसेसरी। मैंने बोला, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर रिड्यूसिबल होता है तो क्या प्राइम होता है? नहीं होता, नॉट नेसेसरी। प्राइम होगा तो फिर राइट, नॉट नेसेसरली। तो कैन यू फाइंड सम रिड्यूसिबल व्हिच इज नॉट प्राइम, सो इट विल नॉट जनरेट प्राइम आइडियल, right? Actually in a UFD every irreducible is prime, प्राइम। but that is not UFD, so there might exist some irreducibles which are not prime, so they will not generate the prime ideal. But अगर ऐसा है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हाँ, लेकिन इरिड्यूसिबल हो तो प्राइम हो, मतलब वहां पे उस रिंग में ऐसा हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं। तो वो एज अ होमवर्क दिया है, करना उसको। तो हाँ, तुम लोग को समझ में आ गई आज की बात जो मैंने सिखाना चाहा आपको, ठीक है? तो काफी लोग पूछते हैं कि इस कोर्स में क्या होगा, क्या होगा? अरे क्या होगा मैं कैसे बताऊं तुम्हें? ये 20 दिन में जो होगा मैं उसको कैसे तुम्हें 4 लाइनों में लिख के दिखा दूं कि ये सब होगा? अब मैं तुमसे बोलूं कि इंटीग्रली क्लोज्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तुम पूरा उसी से जज करोगे। अभी क्या क्या होगा मुझे क्या पता, आज जो हुआ है इसके अनुसार अनुमान लगा लेना, ऐसे ऐसे कुछ होगा, ठीक है? चलो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ नहीं नहीं सॉरी, कल छुट्टी है, कल संडे, कल मुलाकात नहीं होगी। हाँ मैं 1 मिनट रुक लेता हूँ, और शायद मुझे कुछ कहना हो तो मैं भूल भी हो सकती है। हाँ भाई, तो वे वैसे मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुमको लग रहा है ना कुछ सीख रहे हो तुम अलग सा, रिपीटेशन टाइप का तो नहीं लग रहा है? भले मैं पीवाई क्यों उठा रहा हूँ, बट यू आर थिंकिंग कुछ मैंने बोला था, जो मैंने बोला था कि 20 दिन में आप वो सीखोगे, मे भी हो सकता है आपने 6 महीने में ना सीखा हो। मेरी बात सत्य दिखाई पड़ रही है आपको? ओके, पक्का, राइट? हाँ चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप हियर देन, सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, बट रुकना, हाँ अभी जाना मत।